चलिए बैठिए। पीछे कैसा माहौल बना के रखे हैं? क्या बोले? पेपर ठीक था? शोर किस बात का? लड्डू? अरे अच्छा, मिलेगा उस समय से मिलेगा। हम तो बोले रही थी इस बैच में जो बोला है वही देगा। क्या? चलिए। रात में तो छूट थी, किसी सेंटर के पास जाके लड्डू खा सकते हैं। और मैंने बोला भी था जिसके दायरे में तीनों सेंटर आए तीनों जगह जाइए। चलिए सुनिएगा। चलिए हो गया, अब शोर नहीं करिए। क्लास मेरा ही था, रात में सोने में देर हो गया तो हम सोचे कि चलिए थोड़ा सा ठीक से ही चलते हैं। क्या बोले? टाइम से आप लोग आ जाते हैं, हम भी टाइम से आएंगे, लेट नहीं करते हैं। देखिए माइंडसेट का ही है। कभी कभी होता क्या है, क्लास में 5 मिनट पहले ही चल दिए। ठीक है, आज तो आए, आज तो हम अपना 10 मिनट बेकार मेरा चला गया है। नीचे हम आए हैं तो बैठ गए हैं थोड़ा। हम बैठते नहीं है, सीधे ऊपर ही आते हैं। आए हैं बैठे हैं तो 10 मिनट वैसे ही फोन निकाले तो निकल गया, बहुत सारा मैसेज आया हुआ था रात में। हैप्पी दिवाली ऐसे करके बहुत सारा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। और आज क्वेश्चन लेट से मिला है 7:50 पे। क्या भाई? ऑनलाइन? अच्छा आप लोग को ठीक है, अरे कोई दिक्कत नहीं है, फेस्टिवल का समय है, समझ रहे हैं ना। सब स्टाफ रात भर परेशान था, सोया ही होगा 2-3 बजे। क्या कर रहा था? हाँ तो क्या करेगा, घर से दूर है तो। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। और क्या बोल रहे हैं? ए क्या है? अच्छा। ओ, 5 मिनट आपको दे दिया जाए एक्स्ट्रा? यार ठीक क्या है। शांत रहो, शांत। अच्छा ठीक है, अब सब शांत रहिए। ये बताइए कि एग्जाम में अगर, इसीलिए एग्जाम में आधा 1 घंटा पहले बुला लिया जाता है, और टाइम लेट होने पर एंट्री इसीलिए नहीं दिया जाता है कि लेट एंट्री करेगा सब तो कहेगा कि 5 मिनट और दे दीजिए ओएमआर की। समझ रहे हैं ना? इसीलिए चलिए पढ़ाना शुरू करते हैं। सर कल के पार्टी का वीडियो वायरल हुआ है, इसीलिए हम नहीं जाते हैं। ठीक है, बताइए कितना गड़बड़ सड़बड़ हुआ है कल। ठीक है, अब तो मेरे पास 2 ठो आया है, हम 2 रखे हैं वीडियो। वैसे तो हम देखते नहीं है, लेकिन क्या मेरी तरफ? अच्छा, क्या हम नहीं समझ पा रहे? हम भी शामिल थे। नहीं होते हैं, गलती से हो गए थे। और मुझे पता था कि कोई ना कोई वीडियो बनाएगा। अब देखो, हमने कहा भी कि मत बनाओ, लेकिन फेस्टिवल था, सब बोले कि क्या बोल रहे हैं बताइए। तो वीडियो बनाना ठीक नहीं था। खैर आज दिख रहा है, कल से नहीं दिखना चाहिए। चलिए बताइए, खाते समय कौन वीडियो बना लेता है? बताइए कौन कितना खा रहा है? अब रियली बता रहे, हम खा भी नहीं पाए इस सबके चक्कर में। मतलब मेरा प्लेट वैसे ही भरा रह गया। अब वीडियो बना रहा था, अजीब मतलब ये लग रहा था तेज खाएंगे, तो पता चला तेज चला के वीडियो बना दिया। ये सब बहुत समस्या है जी, बहुत डर लगता है। और सबसे बड़ी दिक्कत जानते हैं ये होती है कि वीडियो जैसे रात में मान लीजिए 1 बजे सर क्लास ले रहे हैं, और देखिए होता क्या है कि जनरली घर के लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि आप 2 बजे रात में पढ़ाइए, समझ रहे हैं ना। अब ये सब वीडियो बनाएगा आलोक सर 3 बजे रात में क्लास लेते हुए, अब वीडियो सीधा घर, समझ रहे हैं ना। अब अगले दिन घर वाले फोन करेंगे चलो आओ आप। और इस तरह की सूचना मुझे 2 बार झेलनी पड़ी थी बिहार पुलिस वाले में। तो हम तो बार बार पढ़ाते समय मना किए कि बना लिया करिए लेकिन लिखा मत करिए 2 बजे 3 बजे, अरे इसका बुरा इम्पेक्ट होता है। घर वाले परेशान हो जाएंगे, सुबह फोन करेंगे, बुलाएंगे, कोई ना कोई बहाना लगाएंगे, जिससे अपने हिसाब से सब बहाना लगाता है कि अच्छा ये काम है और नहीं होगा आपके बिना। समझ रहे हैं? चलिए अब शुरू करते हैं। सर 4 रसगुल्ला प्लेट में था, हम देखे। अरे वैसे ही था, हम खाए नहीं यार, मतलब देखो आप। चलिए
नाटो के बारे में पूछा है। नाटो, मार्क रूटे को नाटो का महासचिव बनाया गया है, बात अपने आप में सही है। नाटो की एक समिट होने वाली है, बैठक होने वाली है। ये समिट कहाँ पे होगी? नीदरलैंड में। नीदरलैंड में नाटो की एक बैठक है और इस बैठक के दौरान मार्क रूटे को नाटो का महासचिव बनाया गया है। ध्यान दीजिएगा, नाटो का नवीनतम 32वां सदस्य कौन हो जाएगा? तो स्वीडन हो जाएगा। यानी दोनों कथन अपने आप में क्या है? सही है। पूछा क्या है? असत्य कथन का चयन करिए, गलत ढूंढना है। उत्तर क्या है इनमें से? कोई नहीं। क्या बताओ? सुर, ठीक है, आवाज नहीं करिए, बस बस ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। कौन सा युग्म, अरे इतना शोर मत करो भाई, अरे सीखिए, इससे सीखिए। इसीलिए क्वेश्चन का फॉर्मेट इसीलिए बनाया जाता है इस तरह का, ताकि आप गलती करें। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? साधारण नमक कहां पे? गुजरात में। ग्रेफाइट आंध्र प्रदेश और वेनेडियम कहां पर? बिहार। संगमरमर उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि राजस्थान में। राजस्थान में कहां पर? मकराना में। राजस्थान के मकराना, एक मेरा दोस्त है, वो टीसीएस में काम करता है। दरअसल वो बीटेक से भी ऊपर कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई वो किया है। तो वो बताता है कि जैसे होता क्या है, सुनिए सब ध्यान से। देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए भर्ती को फंसाना हो, ठीक है, अब इंटरनली सोर्स बता रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए सरकार को एक लंबा समय लेना हो कि भर्ती हमें तुरंत नहीं करनी है, एक टाइम बाद करनी है, 1 साल बाद करनी है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? 3-4 प्रश्नों के अटपटा उत्तर उसमें डाल देगी। ठीक है, अब स्टूडेंट डिमांड करेगा आयोग से कि हमें ऑब्जेक्शन करना है। ऑब्जेक्शन करने के लिए आयोग फिर एक वेबसाइट क्रिएट करेगी। ये सब करने में एक समय लग जाता है 2 महीना, मान के चलिए अराउंड 1 महीना। 1 महीना बाद आयोग ने क्या किया? सबसे मांगा प्रूफ, किया प्रूफ लाइए। हम क्वेश्चन को फिर से देखते हैं, एक बार रिव्यू करते हैं, एक बार आंसर की जारी करेगा, फिर जारी करेगा, और ये सब सारा प्रोसेस करने में 1 साल का टाइम बीत जाता है। तो जानबूझ के ऐसे प्रश्नों को उसमें सेट किया जाता है ताकि आयोग को एक लंबा समय मिल पाए, 1 से 1.5 साल का। एक दूसरी बात, जैसे वो बता रहा था कि पेपर में सिलेक्शन का जो मोड होता है वो ये होता है। देखिए वो सिलेक्ट हुआ है आईबी के थ्रू, इंजीनियरिंग का कोई पोस्ट है, आईबी के थ्रू निकाली गई थी, वो टीसीएस में हुआ है और जांच एजेंसी में हुआ। तो खैर जांच एजेंसी वालों को लगभग सारी जानकारी होती है, हर तरह के डेटा जो उनके पास होते हैं। तो एक सूचना और वो बता रहा था कि जैसे होता क्या है कि पेपर बनाने का मकसद ही फेल करना होता है, कभी पास करने के मकसद से प्रश्न बनाया ही नहीं जाता है। सवाल, परीक्षा के 20 सवाल ऐसे होते हैं जो होते तो सीधे हैं, लेकिन इतना इस तरह से मोल्ड करके डाला जाता है कि उसमें पढ़ने वाला विद्यार्थी परेशान हो जाए। ठीक है, जैसे शाम को हम होमवर्क सीरीज लेते हैं, सवाल सीधा पूछता है कि ज्वार नदमुख, ऐसे करके पूछ देगा नदी, लेकिन जब हम बनाते हैं अपने हाथ से लिखते हैं तो हम उसमें बदलाव करते हैं, और बदलाव ऐसा कि सीधे उत्तर गलते लगे। समझ रहे हैं ना? तो आयोग भी ये 2 प्रोसेस को अपनाता है। मेरी एक बार बात हुई तो हमने पूछा, ये टीसीएस का प्रोसेस है, खैर बाकी एग्जाम क्या करते हैं मुझे नहीं पता, हाँ, लेकिन इस तरह के प्रश्नों को डालना जान लीजिए, और पूरी तरह से समझदारी के साथ इनको डाला गया होता है। और जनरली इनमें लोग गलत करते हैं, असत्य पढ़ते ही नहीं है, खाली कथन देखेंगे सीधे 1 और दोनों सही लगाओ। तो ऐसे प्रश्नों पे ध्यान दिया करिए। प्रयास ये किया करिए कि पेपर को पढ़ा करिए ऐसे पेन रखकर। ठीक है, बहुत सारा छात्र इसे उठाता है, देखेगा अच्छा 5 का बी लगाओ, ठीक है, फिर देखेगा अच्छा 7-8 का ए लगाओ। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारा ध्यान कंसंट्रेट नहीं रहता है, हम उस पेपर के 15-20 प्रश्न को देखते रहते हैं, जो आता है वही उत्तर मारते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, पेपर को आप एक सिरे से पढ़ते हुए जाइए, अब फिर जो आ रहा है पढ़ने के दौरान उसका उत्तर लगाइए, ना कि आगे पीछे करके आंसर को दीजिए आप। ठीक है, ऐसे कंसिस्टेंसी भी नहीं रहती और दूसरा लॉस होता है। देखिए जैसे ये हो गया। अगर हम नाटो की बात करते हैं, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना होती है 1949, ब्रुसेल्स, ध्यान रखिएगा, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। और नाटो में एक देश शामिल हुआ था कब? सन 2023 में। सन 2023 में शामिल होने वाला 31वां देश कौन सा हो जाएगा? फिनलैंड। सन 2023 में शामिल होने वाला 31वां देश फिनलैंड, और 32वां देश शामिल हुआ था सन 2024, मार्च सन 2024। नाम क्या होगा इसका? स्वीडन होगा। बीपीएससी के एग्जाम में ये सवाल पूछा था 70 बीपीएससी में। बाकी नाटो के बारे में आईएएस ने भी एक क्वेश्चन पूछा था मार्क रूटे से लेकर।
पूछा था कि मार्क रूटे जो है, मार्क रूटे ये कहाँ के निवासी हो जाएंगे, निवासी। तो ये निवासी कहाँ के हैं, नीदरलैंड। कहाँ के हैं, नीदरलैंड। नीदरलैंड के निवासी हैं और सम्मेलन भी कहाँ पर होगा, नीदरलैंड के अंदर। नाटो की समिट कहाँ पे होगी, नीदरलैंड में। कहाँ पर, नीदरलैंड। हटा सकते हैं क्या? हाँ, नाटो की समिट पूछेगा, नाटो। अगर नाटो की समिट पूछता है आपसे, नाटो कब का, सन 2025 का। ये कहां पर होगा, नीदरलैंड। ये डेटा मैंने दे दिया है आपको। आगे G7 की समिट अगर पूछता है सन 2025 वाली, कहां पर होगी, कनाडा के अंदर। आगे प्रश्न करेगा ब्रिक्स की समिट कब की, सन 2025 वाली। ये ब्रिक्स वाली समिट कहां पर, ब्राजील के अंदर। अगर आसियान के बारे में पूछेगा, आसियान 2025 का सम्मेलन कहां पर, कहां पर, नए लाओस के अंदर पिछला था अभी रिसेंटली। दरअसल आसियान की समिट आसपास के 2-3 देशों के अंदर होती है, लेकिन मुख्य रूप से, जैसे आप बिमस्टेक पढ़ते हैं तो मुख्य रूप से बैंकॉक था, लेकिन हम लोग मंत्री स्तरीय में भारत पढ़ ले रहे थे। कहीं कहीं नेपाल पढ़ा हमने, कहीं कहीं बांग्लादेश पढ़ा। तो शामिल सभी देशों के अंदर एक समिट हो जाती है। आसियान की अगर एक्चुअल 2025 के समिट की बात करते हैं तो मलेशिया कुआलालंपुर में, ध्यान रखिएगा। और आगे अगर हम सार्क की बात, सार्क की समिट नहीं, अगर हम एससीओ की बात करते हैं, एससीओ की बात करेंगे, बैठक कहां पर, चीन के अंदर। हाँ, चीन के अंदर इसकी बैठक। और ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं किसकी, G20 की बात करेंगे तो यहां से 23 वाला सवाल भी आता है, 24 वाला भी पूछता है और 25 वाला भी पूछता है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम 25 की बात करते हैं कहां पर, दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका के अंदर। अगर हम 24 वाली समिट की बात करते हैं कहां पर, ब्राजील के अंदर। कहां पर, ब्राजील में। नेक्स्ट अगर हम 23 वाली समिट की बात करेंगे कहां पर, भारत के अंदर। यूनेस्को की समिट की बात करते हैं, यूनेस्को की समिट सन 2025 वाली कहां पर, पेरिस के अंदर। अगर हम एआई समिट की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सन 2025 वाली समिट कहां पर, पेरिस के अंदर। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, अगर इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में पूछा जाए तो कहां पर, भारत के अंदर। ध्यान दीजिएगा, ये सभी ऐसे समिट हैं जिनका आयोजन सन 2025 के अंदर किया गया। और बाकी 24 वाला भी बता सकते थे, नोट कर लीजिए, किसी दिन 24 वाला डेटा भी दे देंगे कहीं से। आगे क्या जमाई ले रहे हैं, जो एक्टिविटी रूम में हो सकती है उसको क्लास में नहीं किया करिए आप लोग, ठीक है। क्लास में यार बैठ के मतलब जमाई लेने का मतलब एक माहौल क्रिएट हो जाता है, और उसमें एक दो सोचेगा हम भी ले लेते हैं। फिर आगे प्रश्न दिया है, सुबह वाले क्लास में देखिए, हम पहले से बता दे रहे हैं, थोड़ा सा मूड ठीक नहीं होता है, ठीक है। तो सुबह वाले क्लास में शांति रहना ज्यादा भलाई है, दिक्कत होता है, समझ रहे हैं ना क्या। हाँ, नींद की क्राइसिस हो जाती है, सो ही नहीं पाते हैं, 2-3 घंटा सोते हैं, अब सुबह में जग के आना होता है। एक तो इसे ही दिमाग डिस्टर्ब रहता है। आप लोग थोड़ा सा भी बोलते हैं तो देखो, ऐसा नहीं कि बात बर्दाश्त करने लायक नहीं है, लेकिन गुस्सा पता नहीं कहाँ आ जाता है कंट्रोल करते हुए। आगे देखिए प्रश्न दिया है कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरी बंदरगाह है। हल्दिया है, चेन्नई है, विशाखापत्तनम या मुंबई। ध्यान रखिएगा, ये जितने भी बंदरगाह आपको दिख रहे हैं ये क्लोज हैं, सभी बंद हैं। ये सभी बंदरगाह आपके क्लोज बंदरगाह है, बंद हैं, स्थल के अंदर बंद हैं। ध्यान दीजिएगा, कौन सा खुला बंदरगाह है, चेन्नई। इसलिए कहते हैं कि भारत के मुख्य भूमि से समुद्र की तली या समंदर की गहराई, भारत के मुख्य भूमि से समंदर की गहराई का मापन ये किस बंदरगाह से होता है, चेन्नई से। ध्यान दीजिएगा, कौन सा बंदरगाह लैंडलॉक है, तो ऐसा आपने पढ़ा होगा। लैंडलॉक आपने किसको बोला, विशाखापत्तनम को बोला। ध्यान रखिए, कोलकाता बंदरगाह की सहायता के लिए बंदरगाह बनाया गया, कौन सा, हल्दिया पोर्ट। और मुंबई बंदरगाह की सहायता के लिए कौन सा बनाया गया, नाहवा सेवा। कौन सा पोर्ट बनाया गया, नाहवा सेवा। भारत में बंदरगाहों की संख्या कितनी, अभी 14। 14वां बंदरगाह कौन सा है, वाधवान है। कौन सा, वाधवान। अभी हाल ही में एक अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह बना है, कौन सा, विजिनझाम। कौन सा बना है, विजिनझाम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह बना है। और ये कहां पर बना है, केरल के अंदर। केरल में कहां पर, कोच्चिन या तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम के अंदर, उत्तर लगा लीजिएगा बी। और आगे प्रश्न दिया है, हेनले पार्टनर संस्था द्वारा जारी शक्तिशाली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए। 195 देशों में पहला स्थान जापान का है। भैया गलत बात है, 195 देशों में पहला स्थान किसका है,
सिंगापुर का है। दूसरा स्थान किसका है? जापान का है। पहले स्थान पे हो जाएगा सिंगापुर और दूसरे स्थान पे जापान। भारत का स्थान 85वां है। कितना है? 85वां। अभी 77 था, 2 दिन पहले इसमें बदलाव हुआ, अब कितना हो गया है? 85। यानी स्टेटमेंट दूसरा भी क्या है? गलत। न तो एक सही सत्य ढूंढना है, न तो एक सही नहीं दो सही। अब देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, हटा सकते हैं ना इसको? जरा ध्यान दीजिए, अगर प्रश्न करेगा भूख सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? भूख में अब 5 था, अब कितना हो गया है? 2। भारत का स्थान कितना है? 102। पर्यावरण की बात करेगा, पर्यावरण में स्थान कितना है? 176वां। प्रश्न करेगा क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन में भारत का स्थान क्या है? 10वां। ये 10 ही है, पहले 7 था, अब कितना हो गया है? 10। पर्यावरण में 180 था, अब 176। नया पुराना सब बता दे रहे हैं, अपना देख लेना, ठीक है। अगर पूछेगा हैप्पीनेस यानी खुशहाली में भारत का स्थान कितना है? हाँ, खुशहाली में पूछेगा कितना? 118वां स्थान। और प्रश्न करेगा शांति सूचकांक में भारत का स्थान कितना हो गया है? 15 है, 115। खुशहाली में पूछेगा तो 115वां स्थान। हाँ, प्रेस फ्रीडम में स्थान पूछेगा, प्रेस फ्रीडम में स्थान कितना है? 151वां। और पूछेगा पासपोर्ट में भारत का स्थान क्या है? पासपोर्ट में पहले 77 था, अब घट के कितना है? 85। प्रश्न करेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ गोल में भारत का स्थान कितना? 99। कितना स्थान है? 99। इसमें भारत को कितना अंक मिला है? 67। प्रश्न करेगा आगे प्रश्न करेगा व्यापार सूचकांक। जो व्यापार आधारित सूचकांक होता है, व्यापार आधारित सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो 46वां है। और प्रश्न करेगा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो ध्यान रखिएगा, प्रतिस्पर्धा में 96वां है ना। ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स यही है ना? नहीं, वो तो ठीक है, बताएंगे भ्रष्टाचार का आगे। ये बताइए ट्रांसपेरेंसी इसी को नहीं यार, वो तो भ्रष्टाचार। एक बार देख लीजिएगा, हटा ही देते हैं इसको, आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा ढूंढ कर उसको। ध्यान दीजिए, इतना नोट कर लीजिएगा। हाँ, आगे प्रश्न करेगा आपसे एशिया पावर इंडेक्स में। एशिया पावर में भारत का स्थान क्या है? 3रा। और वर्ल्ड पावर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? वर्ल्ड पावर में भारत का स्थान हो जाएगा 4था। आगे देखिए प्रश्न और पूछ सकता है, एशिया पावर और वर्ल्ड पावर में 3रा और 4था स्थान है। हाँ, आगे प्रश्न करेगा आपसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI में भारत का स्थान कितना है? 130 है। पहले 132 था, घट के कितना है? 130 है। इसको जारी कौन करता है? UNDP द्वारा इसको जारी किया जाता है, नोट कर लीजिए। चलिए रहने देते हैं, बाकी अपना देख लीजिएगा जो भी बचा है। आगे प्रश्न दिया है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? कौन करेगा? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की स्थापना सन 1972 में। और ध्यान दीजिएगा, इसी के तहत नेशनल पार्क हो, चाहे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, चाहे बर्ड सेंचुरी हो, चाहे बायोस्फीयर रिजर्व हो, चाहे टाइगर रिजर्व हो, इन सभी की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई? तो ध्यान दीजिएगा 1972 के एक्ट के तहत की गई है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। वन संरक्षण अधिनियम, अगर हम वन संरक्षण की बात करते हैं, वन संरक्षण अधिनियम की बात करते हैं, वन संरक्षण अधिनियम आता है कब? 1900 कब? 86-80 में आता है। 1980 में, हाँ सुनिए, 1980 के अंदर अधिनियम आया था वन संरक्षण अधिनियम। और वन संरक्षण अधिनियम ने ये लक्ष्य रखा था, ये टारगेट रखा था, टारगेट की भारत पर वनों की संख्या कितनी हो? तो 35% के अराउंड हो। ध्यान दीजिएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात करते हैं, कब हो जाएगा? 1986। ये हो जाएगा आपका 1980। और क्या है? पश्चिम बंगाल वन्यजीव इसे ही है, बाकी उत्तर लगा लीजिएगा ए। आगे प्रश्न दिया है कि परितंत्रों की घटती उत्पादकता, सर्वाधिक उत्पादकता मैग्रोव की है। किसकी है? मैग्रोव की है। बाकी तो कट जाएगा दोनों। मैग्रोव के बाद घास की हो जाएगी, झील की हो जाएगी, और किसकी हो जाएगी? बनाइए। महासागर में भैया नमक होता है, नमक। हमें ऐसा लगता है कि उत्पादकता सबसे अधिक यहां पर है, तो नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न दिया है भारत के देशी रियासतों के विलय में किन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? सरदार पटेल और नेहरू, पटेल और VP मेनन, पटेल और राजेंद्र प्रसाद, या पटेल और KM मुंशी? सरदार पटेल का नाम तो कॉमन है। भारत में रियासत का एकीकरण करने वाले कौन हैं? रियासत का एकीकरण किसने करा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करा था। और ध्यान रखिएगा, भारत में रियासतों की संख्या कितनी हुआ करती थी?
कितनी रियासत? 552। नहीं, किसी ने कहा कि 565। अपवाद है। ध्यान दीजिएगा, देखिए दो तरह के डेटा है, हम दोनों लिख दे रहे हैं। 552 कुछ सोर्स बताते हैं जिसमें कि 3 रियासतों ने विलय से इनकार कर दिया, तो हम कितनी रियासतों ने विलय को स्वीकार किया था? 549। अब जरा ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे रिसोर्स हैं जो कितना बताते हैं? 565। कहते हैं कि 562 रियासतों ने विलय को स्वीकार किया और बाकी 3 ने विलय को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों डेटा अपने आप में राइट है, दोनों डेटा अपने आप में राइट है। एग्जाम में क्या आएगा अपना देख लीजिएगा, या तो यही आता है या फिर यही आएगा। 565 और 552 ये दोनों डेटा अपने आप में राइट है। बाकी एग्जाम की डिमांड क्या है कि पूछताछ पूछ क्या रहा है। दरअसल ये सवाल आया था 2012 आईएएस की परीक्षा में, और सेम यही स्टेटमेंट लिख के आया था, छात्रों ने गलत लगा दिया, लेकिन आयोग ने इसको सही मान लिया। कैसे माना है आप लोग ढूंढिएगा। सरदार पटेल गृह मंत्री थे और वीपी मेनन उस समय भारत सचिव थे। क्या थे? भारत सचिव थे। भारत के सेक्रेटरी हुआ करते थे, सचिव हुआ करते थे। इन लोगों ने मिलकर रियासत का एकीकरण किया। जो रियासत एक नहीं हो पाई उसका नाम था जूनागढ़। कौन थी? जूनागढ़। और एक रियासत कौन थी? हैदराबाद। कौन सी रियासत? हैदराबाद। और एक रियासत कौन सी हो जाएगी? तो जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर को शामिल किया गया विलय पत्र से। किससे? विलय पत्र से जम्मू कश्मीर को शामिल किया गया। हैदराबाद तो सैन्य कार्यवाही द्वारा। कैसे? सैन्य कार्यवाही। जूनागढ़ में क्या कराया गया? रेफरेंडम, जनमत संग्रह। क्या बोलते हैं? जनमत संग्रह। रेफरेंडम करा के शामिल किया गया जूनागढ़ को। अभी हाल ही में एक देश ने अपने देश में प्रधानमंत्री पद के लिए रेफरेंडम कराया। उस देश का नाम क्या है बताइए? फ्रांस है, अमेरिका है, रूस है? फ्रांस ने कराया है। गलत है। और क्या? 4 ही ऑप्शन होंगे, 10 होंगे? चलिए 3 ही दिए हैं। अच्छा, एक ऑप्शन भारत। उत्तर क्या होगा? रूस हो जाएगा। रूस ने अपने यहां वोट ही नहीं कराया, सबको इकट्ठा करवाया और हाथ उठवा लिया सबसे। रेफरेंडम का मतलब यही है, जैसे आप लोग से कोई राय ले, ए और बी पक्ष बनाया जाए, तो आप लोग कितने लोग ए के पक्ष में वोट करते हैं, कितने लोग बी के पक्ष में वोट करते हैं। इसी को कहा गया रेफरेंडम, जनमत संग्रह। उसी आधार पर रूस की सरकार चुनी गई है। सोचिए उस तरह की सरकार क्या विकास करेगी। ठीक है, बिहार में भी रेफरेंडम हो ही जाना चाहिए था। जो आएगा वो बर्बादी करेगा, उम्मीद तो किसी से कर नहीं सकते हैं, क्यों? चलिए चलिए दिया है कि 26 नवंबर 1949 को, देखिए एक चीज सुनिएगा थोड़ा सा, आप लोग वोट करेंगे, दो नसीहत मेरी तरफ से सुन लीजिएगा। देखिए जब हम केंद्र सरकार को वोट करते हैं तो केंद्र सरकार का सीधा संबंध विदेशी समझौते से होता है। तो केंद्र में एक मजबूत व्यक्ति की आवश्यकता होती है, तो केंद्र में केंद्रीकृत मानकर एक व्यक्ति को हम वोट करते हैं। लेकिन जब आप लोग राज्य सरकार के किसी भी चुनाव में आप लोग पार्टिसिपेट करें या वोट करें, तो आप उसी व्यक्ति को वोट करें जो इंडिविजुअली आपको फायदा पहुंचाए। समझ रहे हैं ना? हाँ, इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रहे। ठीक है, यानी अपने क्षेत्र का अगर कोई अच्छा व्यक्ति हो, डोंट मैटर की पार्टी कौन सी है। ठीक है, ये मैटर नहीं करता। स्थानीय चुनाव का देखिए ये नियम है। ठीक है, इसको हम लोगों ने इथिक्स में पढ़ा था आईएएस पढ़ते समय। ठीक है ना, इथिक्स में हमने पढ़ा कि एक अच्छा राजनेता वही है जो अपने क्षेत्र के विकास में योगदान दे, ना कि पार्टी को बढ़ाने में योगदान दे। समझ रहे हैं ना? उस बेस पे मैंने बताया, आगे समझिएगा आप लोग। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किए जाने के साथ संविधान के कौन से प्रावधान को तुरंत लागू कर दिया गया? नागरिकता का प्रावधान तो लागू हुआ ही भैया, हुआ ना? ध्यान रखिएगा। 5 से कहां आगे? चुनाव संबंधी प्रावधान भी लागू हो गए, आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329। आगे दिया है अंतरिम संसद संबंधी प्रावधान को भी क्या करा गया? लागू करा गया। जैसे संशोधन करना संविधान में, इसको भी अप्लाई कर दिया गया था। आर्टिकल 368 को, आर्टिकल 367 को भी अप्लाई कर दिया गया था, करा गया था ना? आर्टिकल 392, 93, 394, आर्टिकल 366, 367, आर्टिकल 389, इन सभी अनुच्छेद को क्या करा गया था? उसी समय लागू कर दिया गया था। ध्यान दीजिए, उत्तर क्या होगा? डी होगा। बना लीजिएगा। लिखने क्या रहने दीजिए, समय नहीं है, किसी और दिन। आगे प्रश्न दिया है अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग के लिए ऑनलाइन पोर्टल भारत पोल निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया? भारत पोल का नाम है, सीधे उत्तर क्या होगा? सीबीआई। सीबीआई के साथ कौन? गृह मंत्रालय। सीबीआई और गृह मंत्रालय ने मिलकर इस प्रकार के पोर्टल की शुरुआत करी। और ये पोर्टल कैसा है? भ्रष्टाचार निवारण के लिए, भ्रष्टाचार के
निवारण के लिए इस प्रकार का पोर्टल शुरू करा गया। अच्छा ये बताओ, अगर गृह मंत्रालय में भ्रष्टाचार हो गया तो गड़बड़ बात है। इसीलिए जब सरकार ने सीएजी का पद बनाया, अब सीएजी का काम क्या है, सरकार के लेखा की जानकारी रखना, तो कहा गया सीएजी का अधिकारी अगर रिटायर होगा तो सीधे घर बैठेगा, किसी पद पे नहीं आएगा, नहीं तो छूट दे दी गई, पता चला कल को सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया, तब तो फिर सब नेताओं को खाली कर देगा भारत से, समझ रहे हैं ना। तो ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय जांच ब्यूरो और गृह मंत्रालय इन दोनों के प्रयास से एक पोर्टल लाया गया जिसका नाम था भारत पोल। ध्यान दीजिएगा, एक पोर्टल है रेल टेल। क्या नाम है? रेल टेल। तो रेल में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, रेल में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भ्रष्टाचार एक पोर्टल लाया गया, रेल टेल पोर्टल। और संपूर्ण भारत में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, भारत में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक संस्था बनाई गई जिसका नाम क्या रखा गया? तो लोकपाल रखा गया। और स्टेट के अंदर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक संस्था बनाई गई जिसका नाम क्या रखा गया? तो लोकायुक्त रखा गया। इस बात पर ध्यान दीजिए। चलिए बढ़ेंगे आगे, यहां से हो गया। आगे प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ठीक नहीं है? एम मुंशी संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे, ठीक तो है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था, बात क्या है? सही है। 26 नवंबर सन 1949, मिति मार्ग की सप्तमी सन 2006 विक्रमी। कहा गया विक्रम संवत में कौन सा ईयर चल रहा था उस समय? सन 2006 चल रहा था। आगे बलवंत राय मेहता, हाँ भी विक्रम संवत में 2006 था, शक संवत में 1949। ये क्वेश्चन आईएएस की परीक्षा में पूछा था कि विक्रम संवत में कौन सा ईयर चल रहा था जब संविधान को अपनाया गया था। तो विक्रम संवत में कौन सा ईयर था? 2006। और ध्यान दीजिएगा, दिया है बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संतुष्टि की गई थी। बात अपने आप में क्या है? सही है। संविधान में वर्णित मूल अधिकारियों के संरक्षक राष्ट्रपति नहीं बल्कि कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय है और कौन है? उच्च न्यायालय। दोनों है ना, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। अगर आपको उच्च न्यायालय जाना है तो आर्टिकल 226 और सर्वोच्च न्यायालय जाना है तो आर्टिकल 32, इनका प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अपीली अधिकार जो होता है, अपीली अधिकार, ये सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है कि उच्च न्यायालय को, या फिर दोनों को? उत्तर क्या है? दोनों को दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, अपील का जो अधिकार है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को दिया गया है, लेकिन परामर्श का अधिकार केवल किसको दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट को, न कि हाई कोर्ट को। ध्यान दीजिएगा, इस बात को एग्जाम में पूछा हुआ है। आगे प्रश्न दिया है कि सूची 1 को 2 से सुमेलित करिए। दिया है 11वां, 12वां, 13वां, 14वां। और वित्त आयोग दिया है और अध्यक्ष की सूची दी है। हमें कुछ नहीं पता है तो, लेकिन रिसेंटली तो पता ही होगा कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? वाई वी रेड्डी। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? वाई वी रेड्डी। सीधे उत्तर लगा सकते हैं, 14वां वाई वी रेड्डी। यानी डी का क्या होगा? 2। डी का होगा 2। अरे क्या सी है यार, डी का क्या है? 2 है। डी का हमें 2, अच्छा हाँ डी का 2, हाँ ठीक है। तो बनाइए। हाँ, अगर हम वित्त आयोग की बात करते हैं, वित्त आयोग, अगर हम वित्त आयोग की बात करते हैं, वित्त आयोग, वित्त आयोग का उल्लेख किसमें करा गया है? आर्टिकल 280। वित्त आयोग की नियुक्ति का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं। और ध्यान दीजिएगा, कितने साल के लिए करते हैं? 5 वर्षों के लिए। 5 साल के लिए इसको अपॉइंट किया जाता है। और भारत का पहला वित्त आयोग बना था 1951-1952 में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। ये तो रही संविधान के अकॉर्डिंग प्रीवियस बातें। अभी का क्या है? ध्यान रखिएगा, 14वां वित्त आयोग जब आया, 14वां वित्त आयोग आया, 14वां वित्त आयोग, तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए? वाई वी रेड्डी। वाई वी रेड्डी को 14वां वित्त आयोग का अध्यक्ष। और 15वां वित्त आयोग जब आया तो इसके अध्यक्ष कौन बने? नंद किशोर सिंह बने। और 16वां वित्त आयोग से कहा गया, 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन? अरविंद पंगड़िया। अरविंद पंगड़िया। 16वां वित्त आयोग से कहा गया कि आप 31 दिसंबर सन 2000 कब तक? 25 तक सारा देशव्यापी डेटा लाकर इकट्ठा करिए, तब आपको लागू किया जाएगा। यानी इसको लागू कब से किया जाएगा? 1 अप्रैल से। कब से लागू किया जाएगा? 1 अप्रैल सन 2026 से। और इसका कार्यकाल होगा सन 31 मार्च 2031 तक होगा। देख लीजिएगा एक बार, 31 मार्च 2031 तक इसका कार्यकाल होगा। अरे जो बात नहीं पता है लिख लिया करिए। हो गया ना? लेक्चर की तरह देखिए, सुनेंगे यहां से नहीं सुनेंगे, इधर से बाहर होता है, समझ रहे हैं ना?
हम लोग इतनी हार्डली पढ़ाई किए हैं, और सच्चाई तो यही है। हम भी दिल्ली में रहते थे, आता था सब मर्सिडीज कार से, 2 घंटे का लेक्चर देता था, सुनने में अच्छा लगता था, इन्वायरमेंट बढ़िया था, लेकिन रियली बता रहे हैं, कसम से मतलब दिल से बता रहे हैं, भूल जाता था। समझ रहे हैं ना? जैसे पढ़ा के गया इकोनॉमिक्स 4 घंटा पढ़े, उस समय तक तो याद था, एक तो टीचर और आया, वो पॉलिटी पढ़ाया, अब पता चला सब साफ पीछे वाला। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसीलिए इंसान क्या करता है, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी के दौरान आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता है, और आप एक कंटेंट को 2 से 3 बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, मैक्सिमम पढ़ने से याद होता है, इसीलिए सेल्फ स्टडी थोड़ा सा अपने आप में अच्छी चीज हो जाती है। लेकिन मेरी क्लास में तो ठीक है सब, हम तो बोलिए देते हैं 10 बार। चलिए आगे। कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशालकाय प्रदर्शन के साथ विभाजन के विरोध में एक आंदोलन को प्रारंभ किया गया था 7 अगस्त सन 1905 को, और आंदोलन था स्वदेशी मूवमेंट। टाउन हॉल से इसको शुरू करा गया था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन को शुरू करा गया था टाउन हॉल से, और स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू करा गया था, बंगाल विभाजन, जिसकी घोषणा होती है, घोषणा होती है 19 जुलाई। कहीं कहीं भैया 20 दिया है, कहीं कहीं 20 दिया है, ध्यान दीजिएगा। 19 जुलाई सन 1905 को घोषणा कर दी गई। घोषणा करने वाले कौन थे, करजन। लोगों ने क्या किया, विरोध किया। विरोध करने के बावजूद भी 16 अक्टूबर सन 1905 को बंगाल का क्या कर दिया, विभाजन। बंगाल को कितने हिस्से में तोड़ा, 2 हिस्से में, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल की राजधानी कहां पर रखी, ढाका, और पश्चिम बंगाल की राजधानी कहां पर, कोलकाता। ध्यान दीजिएगा, आगे चल के पूर्वी बंगाल के लोगों को मौका मिला और उन्होंने अपना एक संगठन बनाया जिसका नाम क्या रखा, मुस्लिम लीग रखा। ध्यान रखिएगा, बढ़ेंगे आगे, यही कहानी है इसकी। और आगे प्रश्न दिया है, अटल सुरंग के संदर्भ में कौन सा कथन ठीक है। यह अटल सुरंग, यह सुरंग विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। बात अपने आप में क्या है, सही है। अगर हम अटल टनल की बात करते हैं, अटल टनल की बात करेंगे, अटल टनल, ध्यान रखिएगा, अटल टनल की लंबाई 9.02 किलोमीटर है। और इसको पहले, इसको पूर्व में क्या कहते थे, तो पूर्व में इसको रोहतांग सुरंग के नाम से जाना जाता था। पूर्व में इसको रोहतांग सुरंग कहते थे, क्योंकि किस दर्रा से गुजरती थी, कौन से दर्रा से, तो रोहतांग दर्रा से। कौन से दर्रे से, रोहतांग दर्रा से होकर गुजरती थी। और ये ध्यान रखिएगा, लद्दाख की लेह को जोड़ती है किससे, मनाली से। लेह को मनाली से जोड़ने का काम करती है, ध्यान दीजिएगा, यानी हिमाचल प्रदेश को जोड़ती है किससे, लद्दाख से। यह सुरंग पीर पंजाल श्रृंखला में बनाई गई है। बात क्या है, सही है। पूछा क्या है, सही उत्तर का चयन करिए, एक और दोनों सही बनाइए भैया। सेला सुरंग के बारे में पूछेगा तो बना लेंगे। हाँ, सेला सुरंग अगर पूछता है आपसे, सेला सुरंग जो है, सेला सुरंग असम और कौन, असम और अरुणाचल प्रदेश। सेला सुरंग असम और अरुणाचल प्रदेश, और भारत में अवार्ड प्राप्त करता है एक सुरंग है जिसका नाम क्या है, सेला सुरंग। आगे प्रश्न दिया है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है, यानी अच्छा सही उत्तर भी ढूंढना है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। बात अपने आप में क्या है, सही है। हाँ, संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। कथन क्या है, सही है। दोनों कथन अपने आप में ठीक है, इसको बना लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, हम इसका एनालिसिस कर पाए। आगे प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करिए, भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है। लोकसभा में होगा, एकदम होगा, राज्यसभा में होगा, ठीक है, लोकसभा में भी हो सकता है और राज्यसभा में भी हो सकता है। फर्क ये पड़ता है कि उसको लाने वाले जो मंत्री हैं, मंत्री जो है ये सरकारी मंत्री हैं, सरकारी मंत्री, एक सेकेंड, मंत्री हैं या फिर गैर मंत्री हैं। दोनों लोग विधेयक ला सकते हैं, मंत्री भी ला सकता है और गैर मंत्री। जो विधेयक मंत्री लाता है वो विधेयक कैसा है, सरकारी है, और जो विधेयक गैर मंत्री लाएगा विधेयक कैसा है, निजी विधेयक। बिहार पुलिस में क्वेश्चन था कि गैर मंत्रियों द्वारा सदन में प्रस्तुत विधेयक किस प्रकार का विधेयक है, निजी है। सरकारी और निजी दोनों तरह के विधेयक लोकसभा में भी आ सकते हैं और राज्यसभा में भी आ सकते हैं। हाँ, ध्यान दीजिए, अगर लोकसभा में आते हैं तो आगे कहाँ जाएंगे, राज्यसभा, अगर राज्यसभा में है तो आगे कहाँ जाएंगे, लोकसभा। और दोनों सदन बारी बारी से, ध्यान रखिएगा, विशेष बहुमत यानी 2/3 बहुमत से इनको क्या करेगी, पास करेगी। ये भी करेगी और 2/3 बहुमत से यहाँ पे भी ये पारित होगा। उसके बाद ये कहाँ जाएगा, तो राष्ट्रपति के पास। कहाँ आएगा, राष्ट्रपति के पास। ध्यान दीजिएगा, जब कोई भी कानून इंप्लीमेंट होता है, यानी सरकारी और निजी के क्षेत्र में जब कानून इस दायरे में होता है तो हम उसको अधिनियम नहीं बल्कि क्या बोलते हैं, विधेयक। क्या बोलेंगे, विधेयक। लेकिन राष्ट्रपति से पारित होने के बाद वो कानून क्या बनता है, अधिनियम बन जाता है। अधिनियम का मतलब एक प्रकार का लॉ बन जाता है, एक्ट बन जाता है। ठीक है, ये तो रहा पूरा प्रोसेस, पूरी प्रक्रिया। क्या राज्य विधानमंडल कहीं दिखा इसमें,
दिखा इसमें कहीं? नहीं दिखा। कोई भी संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है, लाने का उपक्रम क्या राष्ट्रपति के पास होगा? लोकसभा और क्या होगा? लगा दिए होगे 1 2 3 लगाए थे ना? अच्छा, हाँ, बच के रहना। ठीक है, राष्ट्रपति के पास लाने का उपक्रम खाली धन विधेयक का है। किसका? हाँ, धन विधेयक को पूछ लेते हैं कि लाएं कि नहीं लाएं। ठीक है, पहले से राष्ट्रपति से अनुमति ले लेंगे, ध्यान रखिएगा। बाकी किसी विधेयक पे अनुमति देने का अधिकार नहीं है, सीधे ही विधेयक जाएगा। अगर निजी विधेयक है तो राष्ट्रपति सीधा मना करता है, लेकिन अगर सरकारी विधेयक है तो राष्ट्रपति के पास 2 3 ऑप्शन बचते हैं, या तो अत्यंतकारी वीटो लगाए या निलंबनकारी लगाए, या फिर सीधे मोड़े और पॉकेट में डाल ले, यानी पॉकेट वीटो का क्या करे? प्रयोग करे। या तो सीधा मना कर दे, ठीक है, या फिर संशोधन के लिए भेजे। अगर राष्ट्रपति कोई विधेयक संशोधन के लिए भेजता है, दोबारा से आने पर उसको मजबूरन क्या करना होता है? पास करना होता है, ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है आयरन डोम मिसाइल। ये क्वेश्चन आया था पीसीएस में, क्यों आया था ना? आयरन डोम मिसाइल के बारे में यूपी पीसीएस में सवाल पूछा था, और ये क्वेश्चन आपके मटेरियल में लिखा हुआ है, एक लाइन में, केवल एक लाइन में। पता नहीं आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं। पेज नंबर 34 पर, पेज नंबर 34, 33, 34 पर एक लाइन में ये लिखा हुआ है। और उत्तर प्रदेश पीसीएस सुनो, पेपर बनाते बनाते अब देखो मुझे पेज सहित क्वेश्चन याद हो गया है। अब आराम से कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो, और हमसे ये पूछ सकते हो कि सर किस पेज पे है, हम बताएंगे। समझ रहे हो ना? मेहनत से पढ़िए। सोचिए, पढ़ाना आप लोग को है, याद मुझे हो रहा है, जबकि याद उधर होना चाहिए। सब उल्टा हो रहा है, इसीलिए टीचर एक क्वालिफाई करता है। और 1799 टीचर बैठेगा बिहार का, यो ध्यान दीजिएगा, इससे ज्यादा ही होगा। ठीक है, चलिए। आयरन, अच्छा दौड़ नहीं निकलेगा? अरे मेरिट कम से कम आके छाट देगा ना पीटी में। कहाँ है? अरे सुनिए, बता रहे हैं, अभी खाली शोर करते हैं। यूएसए जो है, यूएसए सुनिएगा। आयरन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली निम्नलिखित में से अच्छा किस देश का? डायरेक्ट पूछ दिया ना, उत्तर लगा लीजिएगा इजराइल। ध्यान रखिएगा इसमें ध्यान रखिएगा, इसको प्रतिबंधित करने वाला, प्रतिबंधित किया किसने? तो यूएसए ने करा। और किसमें करा? तो गाजा समझौता में। किसमें करा? गाजा समझौता। इसको नोट कर लीजिए। हाँ, शुरू करने वाला इजराइल है, और इस पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन हो जाएगा? अमेरिका। दोनों बातें नोट कर लीजिएगा। उत्तर क्या होना चाहिए? केवल 3 होना चाहिए। लगाइए, इसको बना लीजिएगा। जो हम सीरीज पढ़ा होगा, आज पढ़ के आया होगा इसको, क्या इसीलिए बोले क्वेश्चन डाला गया अलग फॉर्मेट पे, ऐसा नहीं है, मतलब थोड़ा सा लेवल बढ़ा के डाला गया। आगे बढ़े ना यहां से। देखो, अगर गाजा समझौता के बारे में पूछे, आप लोग भी पढ़ ही लीजिए। शाम वालों से भेदभाव हो जाता है, फिर आप ही लोग से भेदभाव सॉरी होता है, उन सबसे क्या भेदभाव। गाजा समझौता, गाजा समझौता की बात करते हैं। गाजा समझौता ये कहां पर हुआ? मिस्र में। मिस्र में कहां पर? तो शर्म अल शेख में। शर्म अल शेख एक जगह है, शर्म अल शेख एक जगह है मिस्र की। यहीं पर एक समझौता हुआ, गाजा समझौता। और इस गाजा समझौता में शर्म अल शेख में अध्यक्षता करने वाले कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, अब्देल फतेह अल सीसी। अब्देल फतेह अल सीसी, अब्देल फतेह अल सीसी यहाँ के। ध्यान रखिएगा। अरे हाँ भाई, गाजा पट्टी नहीं सुने हैं क्या? अभी सबको वो लग रहा है, मतलब नशा टाइप का। गाजा, गाजा पट्टी एक जगह है, इस पे अरे यार सुनना लगा होता है यहाँ पे इससे। चलिए आगे बढ़े। बिहार में नाम लेना भी बैन है, समझे ना? चलो आगे दिया है, अच्छा नाम लेना भी बैन करा देना चाहिए क्या? ठीक है, चलिए। संविधान ने कहा कि शराबबंदी, बिहार सरकार ने कहा कि शराबबंदी नहीं, मद्य निषेध। समझ रहे हैं ना? तो नाम में भी परिवर्तन हुआ, ये पता है ना आप लोग को? पता ही नहीं। 26 जून को एससी और रक्षा मंत्रियों की बैठक 2025 में, अभी बता रहे थे, कहां पर? ध्यान रखिए, कहां पर? किंगदाओ। किंगदाओ चीन के अंदर एक बैठक होती है रक्षा मंत्रियों की और एससीओ की बैठक। किंगदाओ कहां पड़ता है? चीन में पड़ता। इसको नोट कर लीजिए। अब बतिया क्या रहे हो सब? आगे दिया है 1 मई 2025 को ट्रायल के दौरान नमो भारत वंदे, नमो भारत ट्रेन की पहली बार किस सेक्शन से गुजरी? दिल्ली एलिवेटेड सेक्शन से, गाजियाबाद एलिवेटेड सेक्शन से, या मेरठ भूमिगत सेक्शन से, या दिल्ली भूमिगत? उत्तर क्या हो जाएगा? मेरठ से गुजरी।
ट्रायल के दौरान नमो भारत ट्रेन पहली बार किस सेक्शन से गुजरी, तो ध्यान दीजिएगा नमो भारत ट्रेन, नमो भारत ट्रेन ध्यान रखिएगा, नमो नमो भारत ट्रेन, नमो भारत ट्रेन, नमो भारत ट्रेन ध्यान रखिएगा। ये मेट्रो के तर्ज पे बनाई गई है, मेट्रो के तर्ज पर, मेट्रो के तर्ज पर। आगे चल के हो सकता है मेट्रो का नाम भी खत्म हो जाए। आगे बढ़िएगा, जब ये ट्रेन पूरी तरह से पूर्ण विकसित हो जाएगी तो शायद मेट्रो का नाम समाप्त हो जाए। और ये लंबी मेट्रो तो रुक जाती है 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर पे, लेकिन ये लंबी यात्रा यानी 5 किलोमीटर की हो 10 किलोमीटर की हो, ऐसी यात्राओं के लिए नमो भारत ट्रेन को लाया जाएगा, जिसमें जैसे बिजनेस जो हायर क्लास के लोग होते हैं, बार बार ट्रेन रुकने से वो सब अपना काम नहीं कर पाते हैं, डिस्टरबेंस होता है, लोग चढ़ेंगे उतरेंगे, इसीलिए कहा गया एक ट्रेन ऐसी बनाई जाए जिसका ट्रैक, जिसका स्टेशन जो है काफी गैप करके रखा जाए, दूर दूर करके रखा जाए, ताकि वो लोग बैठे तो उसमें अपना समय यूटिलाइज कर पाए। इसी का नाम है नमो भारत। आगे, मार्च 2025 में संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर सेकेंड भारत और निम्नलिखित में से किन देशों के बीच, भारत और किसके बीच, किर्गिस्तान। और खंजर का कौन सा संस्करण है, 12वां, कौन सा, 12वां, भारत और कौन, किर्गिस्तान। प्रश्न करेगा हैंड इन हैंड भारत और चीन, अभ्यास साइक्लोन भारत और मिस्र, सूर्य किरण भारत और नेपाल, एक्वेरियन भारत और मालदीव, टाइगर ट्रम्प भारत और अमेरिका, युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका, युद्धाभ्यास भारत और, इंद्राभ्यास पूछेगा भारत और रूस, इंद्राभ्यास भारत और रूस, मित्र शक्ति पूछेगा भारत और श्रीलंका, स्लाइनेक्स भारत और श्रीलंका, और संप्रीति भारत और बांग्लादेश, संप्रीति भारत और बांग्लादेश। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे प्रश्न दिया है, अच्छा उत्तर भी लगाना है, उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे प्रश्न दिया है किस शहर ने ऊर्जा साक्षर बनने के लिए जलवायु मिशन की शुरुआत करा है, इंदौर ने। इंदौर लगातार स्वच्छता श्रेणी में, ध्यान रखिएगा स्वच्छता श्रेणी में, हाँ स्वच्छता श्रेणी में लगातार चौथी बार 8वीं बार, लगातार 8वीं बार टॉप किया है स्वच्छता श्रेणी में, कौन, इंदौर। और भैया ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इंदौर की बात करते हैं, भारत की पहली वाटर प्लस सिटी कौन सी हो जाएगी, इंदौर होगी। और एक सवाल और यहीं से ध्यान दीजिएगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स AIQ, एक सेकंड, AQ और I, एयर क्वालिटी इंडेक्स में टॉप शहर पूछेगा, टॉप शहर ये कौन सा हो जाएगा, तो इंदौर होगा। ठीक है, ध्यान रखना इतनी बातों को। अगर हम चेन्नई की बात करते हैं, चेन्नई, चेन्नई कहां पड़ता है, तमिलनाडु में, कहां पर, तमिलनाडु के अंदर। और तमिलनाडु में एक जगह है, नाम है कन्याकुमारी, कौन सी जगह है, कन्याकुमारी के अंदर एक ब्रिज है जिसको हम कहते हैं ग्लास ब्रिज, क्या बोलते हैं, ग्लास ब्रिज। बाकी भोपाल अहमदाबाद को गिफ्ट सिटी कहा गया, क्या बोला गया, गिफ्ट सिटी के नाम से जाना गया अहमदाबाद को। और आगे प्रश्न दिया है, कथन और कारण दिया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकालीन स्थिति की घोषणा करता है। बात अपने आप में क्या है, सही है। तो यह आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है और इसके उत्पत्ति का कारण 352 है, ऐसा है नहीं, किसी भी समय आपातकाल उत्पन्न हो सकता है। बात अपने आप में क्या है, सही है। भाई इमरजेंसी कभी भी आ सकती, इमरजेंसी का नाम ही वही है, जो कभी आ जाए वही क्या है, इमरजेंसी है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन कथन कारण आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। भाई किसी भी समय इमरजेंसी लाने का काम 352 थोड़ी करता है, ध्यान दीजिएगा। इमरजेंसी केवल 352 के आधार पे अप्लाई नहीं होती, बल्कि 352 भी है, 356 भी है, 360। अब कौन कौन आ रहा है उस स्तर के आधार पे अनुच्छेद जो है वो फॉलो होते हैं और उन्हीं के आधार पे आपातकाल को लागू किया जाता है। यानी दोनों कथन अपने आप में सही है, लेकिन व्याख्या नहीं। चलिए, अरे आपातकाल के लिए समय थोड़ी डिसाइड है कि कल ही होगा, इमरजेंसी आनी है तो हम उसके लिए डिसाइड थोड़ी कर देंगे कि परसों ही आएगी, कभी आ सकती है। किसी सरकार को, इंदिरा गांधी की सरकार को लगा था कि जेपी आंदोलन करेंगे, ठीक है, लगा था, तभी आपातकाल लागू हुआ था, नहीं बोल रहे हो। चलो, वो तो जबरदस्ती का आपातकाल था। आगे 6 जनवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पंचायत से संसद 2 पहल का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य क्या है, पुरुष प्रतिनिधि को अधिक सशक्त बनाना, महिला प्रतिनिधि को सशक्त बनाना, रोजगार के अवसर देना, या पंचायती राज को क्या करना। सुनिए, सुनिएगा जरा, इसको एक काम करिए, सुनिए, अरे इस क्वेश्चन को सुनिएगा। ये क्वेश्चन आप लोग के सेट से ही मैंने डाला है, इसका सब जवाब लिख लीजिएगा ना, इसका उत्तर जरा सुनिएगा। इसका उत्तर लिख लीजिएगा बी और डी, इसका और उत्तर लिख लीजिएगा। दरअसल
महिला सशक्तिकरण के साथ पंचायती राज को क्या करना, मजबूत बनाना। इसकी थीम ही है ये। उत्तर लिख लीजिएगा बी और डी, हम आंसर की में डलवा देंगे इसको, ठीक है। बाकी उत्तर बी भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये ठीक है, लगा लीजिएगा इसका उत्तर बी और डी, बाकी ठीक है, कोई समस्या नहीं। हाँ बोल देंगे, वहां हम दे देंगे ना आंसर की, मेरे यहां से ही जाता है। पंचायत से संसद 2, महिला प्रतिनिधि और पंचायती राज को मजबूत बनाना, डी। दरअसल ये जिस एग्जाम से क्वेश्चन उठाया गया है वहां पर उत्तर डी है, लेकिन इसकी थीम ही है कि महिला प्रतिनिधि को सशक्त बनाते हुए पंचायती राज को मजबूत बनाना। तो भाई ज्यादा सटीक उत्तर डी दे रहा था, एग्जामिनर ने डी माना है। आपके एक मटेरियल में इसका उत्तर बी लगा हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा, यानी डी और बी दोनों सही, सॉरी बी और डी दोनों सही। आगे देखो प्रश्न दिया है। अच्छा हाँ, यहां से एक बात और ध्यान रखिएगा, गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने के लिए, गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने के लिए, गांवों को ब्रॉडबैंड से क्या करने के लिए, जोड़ने के लिए, गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने के लिए ध्यान रखिएगा एक पहल लाई गई जिसको हम कहते हैं ग्रामीण भारत पहल। इसको कहते हैं ग्रामीण भारत पहल। ग्रामीण भारत पहल लाई गई, ग्रामीण भारत पहल, इस बात को ध्यान दीजिए। ग्रामीण भारत पहल लाई गई गांवों को किससे, ब्रॉडबैंड यानी इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए। आगे प्रश्न दिया है कि संघ लोक सेवा आयोग को किन स्रोतों से कई कार्य और शक्तियां प्राप्त होती हैं। संविधान से तो प्राप्त होगा ही, क्योंकि संविधान के आर्टिकल में दिया गया है 315 में, और आगे दिया संसदीय कानून से, संसद द्वारा अधिनियमित करा गया है, ध्यान रखिएगा। और अधिनियमित करने के लिए कमीशन आया था, कमीशन का नाम क्या था, ली आयोग। तो ध्यान रखिएगा कमीशन भी है। और आगे कार्यकारी नियम और आदेश, ध्यान रखिएगा इसमें कार्यपालिका की शक्ति भी है भैया, ये कार्यपालिका और विधायी का भी, विधान का भी काम करता है, ध्यान दीजिएगा। परंपराओं पे आधारित है, बात अपने आप में क्या है, सही है। आज भी इन संस्थानों में अर्दली जैसे पोस्ट हैं, तो हम ये ऐसा बोल सकते हैं कि ये परंपराओं से आधारित है, यानी पिछले समय से ही चले आ रहे हैं। क्योंकि ध्यान रखिएगा जो कलेक्टर था, कलेक्टर था, इसका काम क्या था, टैक्स इकट्ठा करना। क्या करना, टैक्स। पहले टैक्स इकट्ठा करने का जो अधिकारी होता था उसे क्या कहा गया, कलेक्टर कहा गया। इसी कलेक्टर पोस्ट के तर्ज पे संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना करा गया। कहा कि एक व्यक्ति को महज टैक्स इकट्ठा करने के लिए रखा जाए, बाकी इसके आसपास के जो भी क्षेत्रीय काम है इन सभी जिम्मेदारियों का विकेंद्रीकरण करके अलग अलग लोगों में बांटा जाए। जैसे वन विभाग के लिए आईएफएस बना, पुलिस के लिए आईपीएस बना, और टैक्स इकट्ठा करने के लिए क्या बना, तो आईएएस बना। फिर कहा गया अलग अलग विभागों में अलग अलग पोस्ट बनाए जाए। तो इस तरह से करके कहा गया कि यूपीएससी जैसी एक संस्था बनाई जाए जो कि पूरे भारत के कार्य व्यवस्था और विधान व्यवस्था का सही ढंग से संचालन कर पाए और पूरे देश में सुशासन को स्थापित कर पाए। ध्यान रखिए जब ये बना था तो ये आईसीएस था, ठीक है ना, इंपीरियल सर्विस था, लेकिन आगे चल के ये क्या बन गया, यूपीएससी बन गया। और ध्यान रखिए किस कमीशन की सिफारिश पर बना, तो ली कमीशन, यानी परंपराओं पे आधारित है। ध्यान दीजिएगा उत्तर क्या होगा, डी होगा। आगे प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की घटनाओं का सही कालानुक्रम है। रोलेट एक्ट दिया है, सूरत विद्रोह दिया है। ध्यान रखिएगा सूरत विद्रोह सन 1907 के अंदर, रोलेट एक्ट 1919 के अंदर, नौसेना विद्रोह 1946 में, और पूना समझौता 1932। भैया आगे कौन होगा, सूरत होगा 1919, पूना समझौता और नौसेना। उत्तर क्या है, बी है। बनाइए इसको। आगे प्रश्न दिया है कि स्वावलंबी एक उद्यमी महिला उद्यमी कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये सेम क्वेश्चन आपका पीसीएस में पूछा है और सेम क्वेश्चन आपके मटेरियल में लिखा है। ध्यान दीजिएगा इसे केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू करा गया। भैया बात अपने आप में क्या है, गलत है, ऐसे ही बोल रहा है, बात अपने आप में क्या है, गलत। इसको महिला कल्याण मंत्रालय ने शुरू करा, महिला कल्याण मंत्रालय ने शुरू करा। और किसके साथ मिलकर शुरू करा, तो कौशल उद्यमिता और विकास मंत्रालय के साथ। कौशल उद्यमिता और विकास मंत्रालय के साथ मिलकर इस पहल को शुरू करा गया। ऐसा कुछ नाम तो नहीं दिया था इसमें, नहीं, कट जाएगा। आगे है असम, नेपाल और मिजोरम के लिए इसको शुरू करा गया था। बात क्या है, सही है। उत्तर केवल 2 सही है। सेम क्वेश्चन पीसीएस में था अभी 1 सप्ताह पहले, 7 दिन पहले ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। ध्यान दीजिएगा स्वावलंबी पहल की शुरुआत किसके द्वारा करी गई थी, यही पूछा था। आगे बढ़े यहां से।
आगे प्रश्न दिया है कि चिराई देव मोइदम जो अहोम वंश के शाही समाधि स्थल है, यूनेस्को ने इसे विरासत का प्रमाण दिया है। यह कहाँ पे है? आसाम में। और चिराई देव मोइदम कौन से नंबर की साइट है? 43वीं साइट है। कौन सी है? 43वीं। ध्यान रखिएगा, यूनेस्को के अंदर यूनेस्को के अंदर हमने बताया था कि इसकी समिट होगी। क्या होगी? समिट होगी। कब की? सन 2025 वाली। कहां पर होगी? पेरिस के अंदर। यूनेस्को की स्थापना कब की गई? यूनेस्को की स्थापना कब? 1900 कब? 45। हेडक्वार्टर कहां पे हो जाएगा? पेरिस के अंदर। कहां पर? पेरिस। यूनेस्को के अंदर 39वीं साइट कौन सी है? रामप्पा टेम्पल। ध्यान रखिए, 40वीं साइट कौन सी? धौलावीरा। 41वीं साइट कौन सी? शांति निकेतन। 42वीं साइट कौन सी? होयसल का मंदिर। 43वीं कौन सी? मोइदम। 44वीं साइट कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, हाँ, यूनेस्को के अंदर 40वीं साइट पूछेगा तो मराठा का सैन्य परिदृश्य, मराठा का सैन्य परिदृश्य को इसमें शामिल करा गया। और कुल कितने किले को शामिल किया गया? 12, जिसमें से 11 किला कहां पे है? महाराष्ट्र। एक किला कौन सा है? जिंजी। ये जिंजी का किला कहां पे है? तमिलनाडु। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, 44वां नोट कर लीजिएगा, जरूरी क्वेश्चन है, बाकी सब अवॉइड कर सकते हैं। हाँ, ये ध्यान रखना होगा। ये आगे बढ़े यहां से, इसको याद रखिएगा, वो लिखा हुआ ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। आगे प्रश्न दिया है कि भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना की गई है? अस्पृश्यता का अंत तो किसमें है? 17 में है। ध्यान रखिए, मानव देह व्यापार किसमें है? 23 में। और आगे कारखाना वाला 24 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से कहा? 24। और कौन सा मूल अधिकार है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? कौन सा है? तीसरा है। कौन सा? अरे समानता, स्वतंत्रता, शोषण, है ना? समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिकता, उसके बाद शिक्षा, है ना? 5 अधिकार। उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कौन से नंबर का अधिकार है? तीसरा। ध्यान दीजिएगा, ये तीसरा अधिकार है, थर्ड फंडामेंटल राइट है, इसको याद रखिएगा। बाकी अल्पसंख्यक की बात करेगा तो आर्टिकल 29। उत्तर क्या होना चाहिए? 2 और कहां है? 2 और 3। आगे प्रश्न दिया है कि चर्चा में रहे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 के संदर्भ में मनु भाकर को दिया गया। मनु भाकर का संबंध किससे है? किससे है? शूटिंग। ध्यान रखिएगा, तो पेरिस ओलंपिक, पेरिस के अंदर जो 2024 में ओलंपिक हुआ था, पेरिस ओलंपिक में भारत से पहला पदक दिलाने वाली कौन है? मनु भाकर। और भारत से 2 पदक जीतने वाली भी कौन है? मनु भाकर। भारत से पहला पदक जीता इन्होंने और 2 पदक। और हरमनप्रीत सिंह की बात करेंगे, संबंध किससे है? हॉकी से। किससे संबंधित है? हॉकी से। और डी गुकेश का संबंध किससे है? शतरंज से। किससे है? शतरंज से। और प्रवीण कुमार का संबंध किससे है? एथलीट है। क्या है? और हाँ ठीक है, एथलीट बोल देंगे, हो जाता है उसी से। अब लिखिएगा, उत्तर हो जाएगा ए। एथलीट लिख के ही आएगा, जो एग्जाम में लिख के आएगा वही ध्यान दीजिए। आगे दिया है प्रश्न, किसने कहा था कि गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अकाल्पनिक था? यानी जैसे गर्मी में आंधी आती है, किसी भी टाइम आएगी, किसी भी टाइम चली जाएगी और सब उजाड़ के चली जाती है, उसी तरह का 1857 की क्रांति थी। ये बात कहने वाले कौन थे? आरसी मजूमदार, एसएन सेन, एसबी चौधरी या बीडी सावरकर? ये बात किसने कहा था? एसबी चौधरी ने कुछ कहा ही नहीं था यार। एसएन सेन ने। कौन कहा था? एसएन सेन ने। एसबी चौधरी ने कुछ नहीं कहा था 1857 की क्रांति के बारे में। आरसी मजूमदार ने कहा कि न तो संग्राम है, क्या है? न तो संग्राम है, न तो ध्यान रखिएगा सैनिक विद्रोह है, मतलब सभी चीज को नकार दिया था आरसी मजूमदार। वीडी सावरकर ने कहा कि भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम है, भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम बताया इसको। और ध्यान दीजिएगा, एक कथन और है, कथन ये है कि सैनिक विद्रोह किसने कहा था? सैनिक विद्रोह कहने वाले कौन थे? डिजरेली। सैनिक विद्रोह की संज्ञा किसने दिया था? डिजरेली ने दिया था सैनिक विद्रोह की संज्ञा। बाकी 1857 की क्रांति के बारे में आप लोग सब जानते होंगे। आगे प्रश्न दिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत या कलकत्ता 1917 या 1919? अमृतसर अधिवेशन 1900। अध्यक्षता करने वाले कौन थे भैया? हाँ, अध्यक्षता करा था कौन? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में सम्मेलन बुलाया गया था
और अंतिम बार इन्होंने भाग लिया। किसने? तिलक ने। और तिलक की अगर हम बात करते हैं, तिलक की एक रचना है, किताब है, किताब का नाम क्या है? गीतांजलि। एक सेकंड, गीता रहस्य। क्या नाम है? गीता रहस्य। तिलक की रचना का नाम गीता रहस्य। इनकी एक पत्रिका भी है, पत्रिका का नाम केसरी, और एक पत्रिका का नाम मराठा। केसरी की भाषा क्या है? मराठी। केसरी की भाषा और मराठा की भाषा अंग्रेजी। क्या यार, मतलब सोचिए, मराठा पत्रिका को मराठी भाषा में लिख दिए होते, क्यों? ठीक है, ये सब भी एक तो मतलब विपत्ति छोड़ी के गया है सब। देश आजाद हुआ लेकिन विपत्ति साथ में चल रही। देखो ये सब इतना पढ़ना, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, खैर इसको नोट कर लीजिएगा। एक चैप्टर है अपने जीवन में, हम उसको कभी नहीं पढ़े, गवर्नर जनरल वाला, समझ रहे हैं ना? हम उसको खाली गुस्से में नहीं पढ़े, एकदम नहीं पढ़े, वहां से सवाल आता है, देखो हम बनाते भी नहीं है, गलत हो जाता है। लेकिन हम उस चैप्टर को नहीं पढ़े और कभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, उसको हम कभी नहीं पढ़े। क्या अच्छा किया वो बताइए, क्या सब बेहतर किया उसमें? अच्छे कानून 2 हैं तो 10 खराब है कम से कम, और खराब कानून को याद रखिए, बताइए। और उसको उतना मेहनत करने से बढ़िया है गांधी की जीवनी पढ़ लीजिए, जीवन धन्य हो जाएगा। चलिए इसको बनाइए, हो गया। जरा ध्यान दीजिएगा, कलकत्ता अधिवेशन 1906 दादा भाई नेहरू। सूरत अधिवेशन 1907। कहते हैं सूरत राष्ट्र नहीं और कांग्रेस क्या हो गई? अलग। रास बिहारी बोस, सूरत फूट, कांग्रेस का क्या हो गया? अलगाव। कलकत्ता अधिवेशन 1917 एनी बेसेंट, ध्यान रहेगा ना। कांग्रेस की स्थापना 1885, एओ ह्यूम गवर्नर वायसराय थे उस समय के डॉक्ट्रिन। और पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था, अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले डब्ल्यू.सी. बनर्जी। दूसरा अधिवेशन कहां पर? कलकत्ता, दादा भाई नेहरू जी। तीसरा अधिवेशन 1887 मद्रास, बदरुद्दीन तैयब जी। चौथा अधिवेशन 1888 कहां पर? इलाहाबाद। अंग्रेज अध्यक्ष थे कौन? जॉर्ज। 1896 का अधिवेशन कलकत्ता, रहीमदुल्ला सयानी। सबसे पहले क्या गाया गया? वंदे मातरम। 1905 का अधिवेशन बनारस, गोपाल कृष्ण गोखले। 1906 का अधिवेशन कलकत्ता, दादा भाई नेहरू। 2 शब्द प्रयोग किए गए, स्वदेशी और स्वराज। 1907 रास बिहारी घोष। और ध्यान दीजिएगा, सूरत फूट की घटना, कांग्रेस 2 हिस्से में अलग हो गई, गरम दल और नरम दल। 1911 का अधिवेशन कलकत्ता, विशन नारायण धर। और सबसे पहले क्या गाया गया? जनगण मन। 1916 का अधिवेशन, 1915 का अधिवेशन कहां? बंबई। और भाग लेने वाले कौन थे? वेलिंगटन। 1916 का अधिवेशन कहां पर? लखनऊ, अंबिका चरण मजूमदार। और कांग्रेस का क्या हो गया? एकीकरण। 1917 का अधिवेशन कहां पर? कलकत्ता, एनी बेसेंट। 1918 का अधिवेशन कहां पर? बंबई। कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ था? 1918। 1920 का अधिवेशन कहां पर? नागपुर। और वी राघवाचारी असहयोग के प्रस्ताव को पास किया गया था नागपुर के अधिवेशन में। 1922 का अधिवेशन कहां पर? गया, CR दास। और ध्यान रखिएगा, उस अधिवेशन से हटने के बाद इन्होंने एक पार्टी बनाया, कौन सी? स्वराज पार्टी। और ध्यान रखिए, बिहार में होने वाला दूसरा अधिवेशन कौन सा था? गया अधिवेशन। बिहार में होने वाला पहला कौन सा? 1912 बांकीपुर, RN मुधोलकर। दूसरा पूछेगा 1922 गया और CR दास। तीसरा पूछेगा 1940 रामगढ़, मौलाना अबुल कलाम आजाद। हम लोग थे कहां पर? 1922 के बाद 1924 बेलगांव अधिवेशन, महात्मा गांधी। पहली बार गांधी ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करा था, कहां पर? बेलगांव। 1925 का अधिवेशन कानपुर और सरोजनी नायडू। कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन? सरोजनी नायडू। 1929 का अधिवेशन कहां पर? लाहौर, रावी नदी का तट, पंडित जवाहरलाल नेहरू। मांग किसकी करी गई? पूर्ण स्वराज। और पूर्णतः स्वाधीनता की घोषणा करी गई दिसंबर के दौरान करी गई, दिसंबर सन 1929 में। आगे बढ़िएगा, 1931 के अंदर अधिवेशन कहां पे? कराची, सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसकी मांग करी गई? मूल अधिकार। 1937 का अधिवेशन फैजपुर, और कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस का वह अधिवेशन जो गांव में हुआ था, कौन सा? फैजपुर का अधिवेशन। 1938 का अधिवेशन कहां पर? हरिपुरा, सुभाष चंद्र बोस। 1939 कौन सा? त्रिपुरी, सुभाष चंद्र बोस। पद से इस्तीफा दिया, कौन आया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1939 से लेकर 45 तक अध्यक्ष कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। 1940 का अधिवेशन कहां पर? रामगढ़ के अंदर, बिहार में। और प्रश्न करेगा आगे कि सन 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JV कृपलानी। और कांग्रेस के 1948 में अध्यक्ष कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। और कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष पूछेगा तो मल्लिकार्जुन खड़गे। किसने कहा था आजादी के बाद कांग्रेस खत्म कर दो? महात्मा गांधी। और कांग्रेस समाप्त होती हुई। आगे प्रश्न दिया है, आगे दिया है 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ महत्वपूर्ण विशेषता। विशेषता यह है
कि अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव रखा गया। बात अपने आप में क्या है, सही। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया, प्रांतों से हटाकर कहां लगा दिया, केंद्र में। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को क्या करा गया, समाप्त किया गया और प्रांतीय चुनाव की घोषणा कर दी गई। ठीक है, लिख लीजिएगा एक दो और पे। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम को समाप्त किया गया। उत्तर तो सही होना चाहिए मेरे हिसाब से। एक बार थोड़ा सा सुन, क्या पूछा है। अच्छा, अरे यार सुनिए मेरी बात को, अरे सुनिए यार, सुनिए सुनिए, एक गलत काटे हम नहीं है। हमने कहा हाँ समाप्ति की गई तो इसलिए कट गया होगा। ठीक है, सुनिए, ये भी उत्तर क्या है, एक दो और तीन, इसी पे सुर कर रहे थे क्या। सुनिए जरा ना, अरे यार मेरी बात सुनो पहले। अब देखो इसी पे लगते हो अपना थ्योरी लगाने। सुनिएगा, दरअसल सुनिएगा, सुनिएगा एक चीज सुनिएगा, देखिए समझिए। देखिए सांप्रदायिक कम्युनल अवार्ड जो था, इसकी शुरुआत करी गई थी 1909 में, इसका विस्तार किया गया था 1900, ध्यान दीजिएगा, 1919 में इसका विस्तार किया गया। आगे चल के कहा गया कि जो भी ये आधार हैं, इन आधार को क्या करते हुए, समाप्त करते हुए प्रांतीय चुनाव की घोषणा की गई। ध्यान रखिएगा, यही तो मैंने बताया, इसलिए मैंने कहा कि हाँ लगा लीजिएगा उत्तर एक दो तीन, बाकी थ्योरी पढ़ लीजिएगा। आगे प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बदरुद्दीन तैयब जी का प्रमुख योगदान क्या था। हार्वर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे। 1939 कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। आगे दिया है, वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुसलमान अध्यक्ष बने और हिंदू मुस्लिम एकता के सक्रिय रूप से क्या किया, उन्होंने काम किया। उन्होंने मुसलमानों की शिक्षा के उत्थान के लिए अलीगढ़ में आंदोलन कौन किया था, सर सैयद ने। कौन किया था, सर सैयद। 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करके और पूर्ण स्वराज की घोषणा करने वाले कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उत्तर लगा लीजिएगा, कौन सा होगा, बी होगा। आगे प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस घटना ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा असहयोग की औपचारिक शुरुआत कर दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा, नागपुर अधिवेशन या रोलेट एक्ट। एक चीज सुनिएगा, दिया है, सुनिए, हाँ घटना दिया है, लगा लीजिएगा ए। हाँ किस कानून ने पूछेगा तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, रोलेट एक्ट हो जाएगा। रोलेट एक्ट का विरोध किया गया, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके बाद असहयोग आंदोलन की क्या हो गई, शुरुआत हो गई। आगे दिया है प्रश्न, निम्नलिखित अकाल आयोगों को कालानुक्रम रूप से व्यवस्थित करिए, जिसमें मैकडोनाल्ड है, स्टेची है, कैंपवेल है। स्टेची आयोग को लाया गया था कब, 1878 में, और किसके टाइम लाया गया था, लिटन के टाइम। मैकडोनाल्ड कमीशन कब आया था भैया, कोई बताएगा। 1900 में आया था, 1900 में, नियर अबाउट 1900 में। और कैंपबेल आयोग को लाया गया था पहले ही, उसके बाद आया था लॉयल कमीशन। ठीक है, यानी उत्तर क्या होना चाहिए, बी के बाद हो जाएगा आपका, बी के बाद हो जाएगा आपका बी। एक सेकेंड, उसके बाद क्या है, सी के बाद क्या है, ए। ठीक है, डी है लास्ट में, सॉरी डी है पहले, उसके बाद लास्ट में क्या है, ए। सही है, उत्तर लगा लीजिएगा सी। आगे प्रश्न दिया है कि सूची 1 को 2 से मिलान करिएगा। मूल शक्कर किसका नाम है, दयानंद सरस्वती का नाम है। नरेंद्र दत्त किसका नाम है, विवेका। ठीक है, स्वामी विवेकानंद बना लीजिएगा, स्वामी विवेकानंद। गदाधर किसका नाम है, तो रामकृष्ण जी का नाम है। तो क्या बचा, भागिनी निवेदिता किसका नाम है, तो मार्गरेट एलिजाबेथ का नाम है। उत्तर क्या है, 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, सी हो। लगाइए उत्तर। आगे प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन से नेताओं का युग्म 1922 में मुंगेर में किसान सभा का आयोजन के लिए जिम्मेदार था। सहजानंद और मोहम्मद जुबैर, या कृष्ण सिंह या मोहम्मद जुबैर। मोहम्मद जुबैर होंगे ही होंगे, ध्यान रखिएगा। स्वामी सहजानंद और कृष्ण सिंह, मोहम्मद जुबैर और राजेंद्र प्रसाद। उत्तर क्या है, कृष्णा सिंह थे और मोहम्मद जुबैर। लगाइए, सहजानंद नहीं होगा, सहजानंद नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। श्री कृष्ण सिंह थे और कौन थे, मोहम्मद जुबैर। हम बात कहाँ की कर रहे हैं, मुंगेर की कर रहे हैं, सन 1922 की कर रहे हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आगे प्रश्न दिया, क्षेत्रफल के आधार पर 3 सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेशों को और वही क्रम में लगाइए। सबसे बड़ा कौन है, लद्दाख।
लद्दाख के बाद जम्मू कश्मीर के बाद कौन सा? अंडमान है। बाकी सब छोटे हैं। ध्यान दीजिए, उत्तर क्या हो जाएगा? सी। लद्दाख और जम्मू कश्मीर की स्थापना करा गया था 31 अक्टूबर सन 2020 में 19। सूची 1 को 2 के साथ मिलान करिएगा। दक्कन ट्रैप, पश्चिमी घाट, अरावली और नर्मदा। नर्मदा, ताप्ती, जलोढ़ या निक्षेप। ध्यान दीजिएगा, अगर हम दक्कन ट्रैप की बात करते हैं क्रिटेशियस में आया था। कब आया था? क्रिटेशियस। यानी ए का क्या होगा? 3 होगा। ए का 3 का मतलब उत्तर या तो ए हो सकता है या तो उत्तर क्या हो सकता है? बी। न तो उत्तर सी होगा न तो उत्तर डी होगा। आगे बढ़िएगा। पश्चिमी घाट का संबंध किससे है? प्री कैम्ब्रियन से, सेनोजोइक से या प्लेस्टियोसीन से? किससे हो जाएगा? किससे होगा? प्री कैम्ब्रियन। यानी बी का क्या होगा? 2। अरावली, 1 सेकेंड। नर्मदा और ताप्ती 4, यानी प्लेस्टोसीन। ये तो सही है अपने आप में। यानी डी का क्या होगा? 4 होगा। डी का 4। सी का आप लोग बता रहे हैं 2 होगा। सी का बता रहे हैं 2। सी का बता रहे हैं, एक बार देख भी लीजिएगा, लगा देना उत्तर। एक बार देखिएगा, थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, बाकी ठीक। आगे प्रश्न दिया है, सूची 1 को 2 से मिलान करिएगा। लोथल के अंदर क्या दिखा? गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा कहां पे दिखा? लोथल में। और जुटा हुआ खेत कहां दिखा? कालीबंगा। ध्यान दीजिएगा, देखते हैं बनवाली से मिट्टी का हल मिला है। बाकी इतने से लगाइए उत्तर। ए से क्या हो? ए का क्या होगा? 2 होगा। ए का हो, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 4 और बाकी डी का हो जाएगा 3। बना लीजिएगा इसको। बाकी सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ा है हम लोगों ने। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल निरंतर पाली को शुरू किया था। बात अपने आप में क्या है? सही है। अपने राजभवन में के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। ये कोई उद्देश्य नहीं था। उसने सोचा कि जो भी सैनिक हैं, जो भी कामगार हैं, मतलब काम करने वाले जो भी हैं, इनको क्या करा जाए कि स्थायी वेतन दिया जाए। क्या दिया जाए? स्थायी वेतन। तो बाजार का मूल्य तय होगा तभी तो वेतन स्थायी होगा। यानी सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, केवल ए सही है। उत्तर लगाइए, सी इज द राइट आंसर। आगे प्रश्न दिया है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमिलित नहीं है? ध्रुवदास ने भगत नामावली लिखा है, नाभादास ने भक्तमाल लिखा है, रसखान ने रसिक प्रिया लिखा है। रसिक प्रिया की रचना रसखान ने नहीं किया है। जरा ध्यान दीजिएगा, रसिक प्रिया किताब की रचना किसके द्वारा करी गई है? तो केशव दास द्वारा करी गई है। केशव दास ने रसिक प्रिया की रचना करा। प्रिंसिपिया के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो न्यूटन। रसिक प्रिया पूछेगा तो कौन हो जाएंगे? केशव दास हो जाएंगे। उत्तर लगा लीजिएगा सी, रसखान नहीं होगा, केशव दास हो जाएगा। और देखो यहां से एक सवाल पूछा हुआ था पुलिस भर्ती परीक्षा में, बिहार पुलिस में, कि केशव दास का संबंध किस काल से होता है? रीतिकाल से। कहां से? रीतिकाल। यानी ये रचना किस काल की है? रीतिकाल। और रसखान का संबंध किस काल से है? तो भक्ति काल से है। कहां से है? भक्ति काल से। नोट कर लीजिएगा। श्रृंगार काल मैंने बोला ही नहीं, कोई ऐसा है ही नहीं। अच्छा हाँ, भक्ति काल को श्रृंगार काल कह सकते हैं, तो नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़े यहां से। आगे प्रश्न दिया है, आगे प्रश्न दिया है, किस आयोग या समिति ने धन के निर्गमन मुद्दे पर दादा भाई नेहरूजी से प्रश्न किया था? मेस्टन ने, लेटन ने, दत्ता ने कि बेल्बी ने? बेल्बी कमीशन ऐसा था जिसने प्रश्न किया था। ध्यान रखिएगा, धन निष्कासन के मुद्दे पर। और याद रखिएगा बेल्बी कमीशन और इसी जांच के लिए आया भी था कि भ्रष्टाचार कितना कहां पे हो रहा है उसको उजागर किया जाए, देखा जाए। ध्यान दीजिएगा, धन के बहिर्गमन का सिद्धांत देने वाले कौन थे? दादा भाई नेहरूजी। इनकी एक पत्रिका निकली थी, पत्रिका का नाम क्या होगा? राष्ट्रगुप्तार। क्या नाम होगा? राष्ट्रगुप्तार। पत्रिका का नाम क्या हो जाएगा? राष्ट्रगुप्तार। राष्ट्रगुप्तार। और इन्होंने एक किताब निकाला था, किताब का नाम क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, द पावर्टी फॉर अन ब्रिटिश इन इंडिया। और धन के बहिर्गमन का सिद्धांत किस किताब में दिया था? इसी किताब में। और कितना पैसा बताया था भारतीयों के लिए? आय का आकलन किया 1868 में। और कितना पैसा बताया था? 20 रुपये प्रति व्यक्ति बताया। और दिया है साल्टेरो पर्वतमाला, लद्दाख में काराकोरम पर या विंध्यन पर्वत पे या पश्चिमी घाटों के एक अंग के रूप में इसको माना गया। तो साल्टोरो और बाल्डोरो ये दोनों है। एक तो बाल्टोरो, ध्यान रखिएगा, और दूसरा है साल्टोरो। एक तो बाल्टोरो है और दूसरा है साल्टोरो। साल्टोरो ये दोनों एक प्रकार का हिमानी स्थल है जो कि कहां पर है? काराकोरम पे। एक प्रकार का हिमानी स्थल है, ध्यान रखिएगा, जो काराकोरम पे है और श्रेणी के रूप में इसको गिनते हैं। ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए प्रश्न दिया, अरे पढ़े ना इस पर दियाफू बाल्टोरो, बस वहीं से एक तो है साल्टोरो। आगे प्रश्न दिया है,
कि निम्नलिखित में मुख्य नदी और सहायक नदी कौन सी है? गोदावरी के सहायक कौन है? इंद्रावती, है ना। भीमा के सहायक कौन है? सॉरी, भीमा किसकी सहायक है? कृष्णा। देन गंगा तो गलत है, किसकी सहायक है? गोदावरी। तो ध्यान रखिएगा, दे दिया है गंगा, यही आपका गलत है। बाकी सुक्री किसकी सहायक है? तो लूनी। सुक्री किसकी सहायक है? लूनी। घाट प्रभा और माल प्रभा पूछे तो क्या बताएंगे? कृष्णा। घाट प्रभा और माल प्रभा पूछे तो कृष्णा। और ध्यान दीजिएगा, सुबनसिरी और धनसिरी पूछे तो किसका बताएंगे? ब्रह्मपुत्र। आगे प्रश्न दिया है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में सागौन? सागौन एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती है। क्या है? आर्द्र पर्णपाती। इसको बना लीजिएगा। अच्छा ये बताइए जरा, सागौन तो उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती हो गया, रबर क्या है? रबर क्या है? उष्णकटिबंधीय क्या है? क्योंकि भारत में कहां पे है? दक्षिण भारत के अधीन है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। रोजवुड बताइए, रोजवुड क्या है? क्या है? महोगनी क्या है? महोगनी, महोगनी ये भी क्या है? सदाबहार। और ध्यान दीजिएगा, और क्या बता, रहने दीजिए। आगे प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, किसके कौन सा क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? सुपारी के लिए किन्नौर। किन्नौर ध्यान रखिएगा एक स्थल नहीं यार, कैसे सही है? किन्नौर एक प्रकार का स्थल है, ध्यान रखिएगा। ये स्थल किन्नौर एक प्रकार का स्थल है जो कि हिमाचल प्रदेश के हिस्से में आता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर सुपारी के लिए सुलभ जलवायु नहीं पाई जाती है, यानी स्टेटमेंट पहला क्या है? गलत है। मेवात कहाँ है? आम के लिए। मेवात का जो क्षेत्र है ये खाद्यान्न के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन आम यहाँ पर उत्पादन नहीं होता है। कोरोमंडल का क्षेत्र सोयाबीन के लिए। भैया कोरोमंडल का जो क्षेत्र है ये यहाँ वाला क्षेत्र है, यहाँ पर भी मुख्य रूप से क्या होता है? खाद्यान्न होता है और धान की खेती होती है, ना कि सोयाबीन होती है। यानी तीनों स्टेटमेंट क्या है? गलत है। सही युग्म का चयन करिए, इनमें से कोई। चलिए बताइए इसको। और ये क्वेश्चन एग्जाम में 3-4 बार आ चुका है, इसको ध्यान दीजिएगा। और जनरली ऐसा सवाल है कि सब गलत करते हैं। आगे प्रश्न दिया है, गरस्ता चालीसा शब्द का प्रयोग होता है सशक्त समुद्री हवा जो 40 से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य है। बात सही है क्या? या 40 से 60 डिग्री? 40 से 60 डिग्री, ध्यान रखिएगा। 40 से कितना? तभी तो 40 कहा गया। और 50 से 60 देगा तो प्रचंड 50, और 60 के ऊपर देगा तो चीखता। कर लेंगे ना? उत्तर क्या हो जाएगा? ए। 40 डिग्री से शुरू हुई है, इसीलिए कहा गया गरस्ता 40। 50 से 60 पूछेगा प्रचंड 50, और 60 से अधिक पूछेगा तो चीखता 60। ये सभी कैसी हवा है? तो व्यापारिक हवाओं की कैटेगरी में हम इनको रखते हैं। आगे दिया है, बाल्को कहाँ पे है? कोरबा में। बाल्को कहाँ है? कोरबा। बाल्को कहाँ पर? कोरबा। हिंडाल्को की कंपनी है, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी। कहाँ पर? रेणुकूट में। उत्तर लग सकता है क्या? ये लगाया जाए बाल्को, यानी ए का क्या होगा? 2 होगा। ए का हो जाएगा 2 और बी का होगा क्या? उत्तर लगा लीजिएगा बी। आगे प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जीके राव समिति प्रखंड स्तर पर नियोजन के लिए बनाई गई थी। बात तो अपने आप में ठीक है। दांतेवाला समिति का संबंध ग्रामीण ऋण से था, और संथानम समिति का संबंध पंचायती राज वित्त। ध्यान दीजिएगा, केवल पंचायती राज वित्त के लिए संथानम नहीं बनी थी। संथानम समिति को बनाया गया था कि भारत में सभी स्तरों पर, भारत में सभी स्तर पर भ्रष्टाचार को क्या करा जाए? निवारण किया जाए। भारत के सभी स्तर पर भ्रष्टाचार के निवारण के लिए एक समिति लाई गई थी जिसका नाम था संथानम। और इसी संथानम के लिए संथानम समिति से एक कमेटी बनी थी, एक संगठन बना था जिसका नाम क्या था? सीबीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सतर्कता आयुक्त। और कब बना था? सन 1964। यानी सी उत्तर आपका क्या हो जाएगा? गलत है, बाकी सब ठीक। पंचायती राज संस्था के लिए अशोक मेहता, बलवंत राय, जीवीके राव, एलएम सिंधवी और भी समितियां। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है? सुपीरियर है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया है। सर्वाधिक गहरी झील बैकाल है। कौन है? बैकाल झील। कहां पे है भैया? रूस में है। सबसे गहरी झील कौन सी? बैकाल। उत्तर आपका सी। लवड़ी झील पूछेगा तो वान है। आगे प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इडुक्की एक प्रकार की जल विद्युत परियोजना है। कैसी है? जल विद्युत। अब ये इसको क्रॉस कर दिया, मतलब ए और 2 दोनों क्या है? गलत है सीधे तौर पे। बाकी घाट प्रभा एक प्रकार की कैसी परियोजना है? सिंचाई। और रामगंगा कैसी है? बहुउद्देशीय। पूछा क्या है आपसे? सही पूछा है, 3 और 4 हो। बनाइए, बताइए जरा,
दार्जिलिंग के अंदर एक परियोजना स्थापित की गई थी। दार्जिलिंग में, दार्जिलिंग के अंदर भारत की पहली परियोजना स्थापित की गई थी। सिंचाई परियोजना है कि जल विद्युत परियोजना? कैसी परियोजना है? जल विद्युत परियोजना है, ध्यान दीजिएगा। और प्रश्न करेगा भारत की जो सबसे ब्रॉड या बड़ी परियोजना है सरदार सरोवर। सरदार सरोवर कैसी परियोजना है? जल विद्युत है या सिंचाई है? सिंचाई है। ये एक प्रकार की बहुउद्देशीय है। क्या है? यहां से हम जल भी बनाएंगे, जल भी, सिंचाई भी करेंगे और क्या करेंगे? बिजली भी पैदा करेंगे। भाखड़ा नांगल परियोजना कैसी परियोजना है? बहुउद्देशीय है कि सिंचाई है? बहुउद्देशीय, क्योंकि यहां से बिजली का उत्पादन भी होता है और यहां से राजस्थान के क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर से सिंचाई भी होती है। जिससे सारा काम हो उसे हम बहुउद्देशीय कहते हैं। और बाकी कुछ परियोजनाएं इंडिकेट करके बनाई ही गई हैं, जैसे अनपरा। अनपरा के अंदर एक परियोजना बनी है, अनपरा। अनपरा के अंदर एक परियोजना बनाई गई। अनपरा परियोजना कैसी है? तो केवल ये ताप विद्युत परियोजना है। कैसी परियोजना है? ताप विद्युत। उसी तरह से तारापुर के अंदर एक परियोजना बनाई गई है, तारापुर में। ये एक प्रकार की न्यूक्लियर परियोजना है, ऐसा सुने हैं ना आप लोग? जैतपुरा के अंदर एक परियोजना बनाई गई जो कि क्या है? न्यूक्लियर परियोजना है। ठीक है। दामोदर नदी पर बांध बनाए गए हैं, 8 बांध, तिलैया, मैथान, झुमरी, तलैया, ये सब सुने हैं ना? ठीक है। वो भी परियोजना कैसी है? तो बहुउद्देशीय है। क्या है? बहुउद्देशीय। पीने का पानी भी इकट्ठा करेगी, सिंचाई का भी काम करेगी और विद्युत का भी उत्पादन करेगी, ध्यान दीजिएगा, और बाढ़ से भी बचाएगी। यानी बहुत सारा काम उसका है। इसलिए जो एक से अधिक काम करे वो परियोजना कैसी है? बहुउद्देशीय है। आगे, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का विशेषाधिकार दिया था? 84 ने दिया था, 73 ने दिया? भैया 13 ने तो समाप्त किया था यार, कैसे मतलब? दिया था चार्टर्ड एक्ट 1793। उत्तर क्या होना चाहिए? दिया है कि ब्रिटिश अधिनियम ने ब्रिटिश इंडिया कंपनी को व्यापार का विशेषाधिकार दिया था 1700 कब? 93 में। इसको बनाइएगा, 1793, 84, चार्टर्ड। एक सेकंड सुनिएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार का विशेषाधिकार, 84 होना चाहिए ना? सब मत बोलो यार, बी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। बाकी एक बार देख लीजिएगा, ए होगा किसी होगा, मुझे नहीं पता। आगे प्रश्न दिया है कि जस्टिस पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कम से कम एक्सप्लेन करने का मौका नहीं देते हो। बताओ। जस्टिस पार्टी ने कांग्रेस का विरोध उसे एक ब्राह्मण प्रभुत्व वाला संगठन कहकर किया था। बात अपने आप में क्या है? सही है। इसने गैर ब्राह्मणों के लिए वैसे ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दावा किया जैसा कि मार्ले मिंटो सुधार ने मुसलमानों को दिया था। बात अपने आप में क्या है? सही है। जस्टिस पार्टी की स्थापना, ध्यान रखिएगा, 1915-16 के दौरान की गई थी। कहीं कहीं किताबों में 1917 भी लिखा है, उसी दौरान किया गया था। और उसने इसी तरह की मांग रखा था जैसे मार्ले मिंटो सुधार में मुसलमानों को सांप्रदायिक पंचाट देने की मांग की गई थी। जस्टिस पार्टी जो थी ये खास करके दलितों के लिए बनाई गई थी, जिसने ब्राह्मणों का क्या किया था? विरोध किया था। दोनों कथन अपने आप में क्या है? सही है। आगे देखो, प्रश्न दिया है कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई है? शांतिपूर्ण बिना सत्रों के एकत्र होने की स्वतंत्रता, ध्यान रखिएगा, यानी शांतिपूर्ण सभा करने की आजादी दी गई है। क्या दिया गया है? 19 का कौन सा है? क्लास 2 है। संपत्ति खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता 19 के 6 में था। किसमें था? 6 में। इसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। अब इसको उठा के कहां रख दिया गया है? भाग नंबर 12 में। और आर्टिकल कौन सा? 300 के में रख दिया। यानी स्टेटमेंट कौन सा गलत है? यही है। बाकी पूरे देश में इच्छा अनुसार आप घूम सकते हैं। अनुच्छेद 19 का कौन सा? क्लास 4। किसी देश में व्यापार या व्यवसाय का अधिकार 19 का कौन सा? 7 है कि 6? पहले 7 था, अब कितना है? 6 ही है। एक तरह से 7 लिख देते हैं, क्या ही। चलो बना लेना, उत्तर हो जाएगा बी। और आगे प्रश्न दिया है कि घटनाओं पर विचार करिए। शाही नौसेना का विद्रोह, कैबिनेट मिशन, अंतरिम सरकार और ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधित्व मंडल का दिल्ली आगमन। सबसे पहले एक प्रतिनिधित्व मंडल बनता है और दिल्ली क्या करता है? कुछ करता है। यानी इससे प्रतिष्ठित होता है कि हमारा उत्तर किससे शुरू होने वाला है? 4 से। अंतरिम सरकार का गठन होता है, कैबिनेट मिशन योजना की घोषणा होती है। उसके बाद सन 1946 में शाही नौसेना ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। तमाम तरह के कानून में बदलाव करा गया था। नौसेना ने भी कहा कि हमारे लिए संविधान जैसी एक व्यवस्था करिए और हमारे लिए खाने का उत्तम प्रबंध करिए और हमारे लिए रहने का भी उत्तम प्रबंध करिए। इस सेंस में महाराष्ट्र के अंदर नौसेना ने, रॉयल नेवी ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया।
तो एक की घटना के बाद दूसरी, उसके बाद ये, फिर ये, यानी उत्तर क्या होना चाहिए। बाकी अब बोलना नहीं कोई। आगे प्रश्न दिया है कि ये पेपर देखो इसीलिए टफ बनाते हैं। पेपर इधर देखो क्या, एक सेकंड रुको, सुनिए सुनिए। प्रतिनिधित्व मंडल आया था 4, शाही नौसेना फरवरी। अंतरिम सरकार का गठन, कैबिनेट मिशन योजना की घोषणा। सुनिएगा, ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल का दिल्ली में क्या करा गया था, आगमन करा गया था। आगमन के आगमन के फलस्वरूप ध्यान रखिएगा, बी होना चाहिए। बी होना चाहिए ना। सुनिए सुनिए, हाँ हाँ सही है, सही है। हाँ उत्तर लगा लीजिएगा बी, आंसर बना लीजिएगा बी। ठीक है ठीक है, आगे दिया है, ठीक है ठीक है, उत्तर बना लीजिएगा बी। 4 1 2 और 4 1 2 और 3, एक मिस्टेक होने की वजह से ठीक है, बाकी सही। आगे दिया है कि कथन और कारण दिया है, भारतीय संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक ही समय में 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के पद पे काम नहीं कर सकता। बात क्या है अपने आप में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में यह कहा गया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। बात अपने आप में क्या है, सही है। जब एक कथन गलत हो जाए तो हम बड़े उत्तर का चयन नहीं करते हैं, ध्यान दीजिए। यानी ए गलत है और आर क्या है, सही है, लगा लीजिएगा बी। और आगे प्रश्न दिया है, स्पेस एक्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया गया जिसका उद्देश्य दुनिया का पहला निजी स्पेस वॉक कराना है। अक्जियोम 4 तो शुभांशु वाला था, शुभांशु शुक्ला, और ये इन्होंने अंतरिक्ष पे क्या करा था, खेती किया था। ध्यान दीजिएगा, आर्टेमिस मिशन किसका है, ये मिशन हो जाएगा नासा का। ध्यान रखिएगा, ये एक प्रकार का नासा का मिशन है, जल सर्वेक्षण और मिट्टी सर्वेक्षण के लिए भेजा गया था। और स्पेस एक्स द्वारा मिशन जो जिसका उद्देश्य दुनिया का निजी स्पेस वॉक कराना था, ये कौन था, पोलरिस डॉन मिशन। ध्यान दीजिएगा, डॉकिंग और अनडॉकिंग आपने सुना होगा, डॉकिंग और अनडॉकिंग पर एक मिशन भेजा गया था। डॉकिंग अनडॉकिंग का मतलब होता है मिशन जाता है और तुरंत वापस लौट के क्या होता है, आता है। ये मिशन इसी पर आधारित था और इसी तरह का एक मिशन भारत ने भी भेजा था। अब उसका नाम ढूंढ के रख लो। आगे प्रश्न दिया है, उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे प्रश्न दिया है, सूची 1 को 2 से मिलान करिए। भारत की संचित निधि का उल्लेख 266 में है, आकस्मिक निधि का उल्लेख 267 में, वित्त आयोग का उल्लेख 280 में और वित्तीय आपात का उल्लेख 360 में। नियंत्रक और मालिका परीक्षक का उल्लेख किसमें, 148 में। उत्तर क्या होना चाहिए, उत्तर होना चाहिए 3, सॉरी 1, 1 के बाद 3, 1 3 2 और 4 बना लीजिएगा। स्पेनिश फ्लू सबसे पहले ध्यान रखिएगा अमेरिका के अंदर आया, अमेरिका के अंदर इसको देखा गया स्पेनिश फ्लू को, और ये अमेरिका से फैलता हुआ, ध्यान रखिएगा, भारत के किस क्षेत्र में आया, बंबई में। ध्यान रखिएगा, और इसका एक ब्रॉड स्वरूप देखा गया था कहां पर, पुणे के अंदर। ध्यान दीजिएगा, आया मुंबई में, विस्तारित कहां पे हुआ, तो पुणे में हुआ। आगे निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम की पहचान करिए। शंकरी प्रसाद दिया है, सज्जन सिंह दिया है, गोलकनाथ बनाम गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य दिया और केशवानंद भारती। जरा ध्यान देना, देखिए जो केशवानंद भारती का वाद था ये कब आता है, 1973। केशवानंद भारती वाद कब, 1973। और अगर हम गोलकनाथ वाद की बात करते हैं तो ये कब आता है, 1900 कब, 1900 आता है 67 में, 1900 कब, 67। ध्यान दीजिएगा, बाकी सज्जन सिंह दिया और शंकरी। इसका उत्तर होना चाहिए आपका केशवानंद भारती, केशवानंद भारती 73 में, ये 1967। सज्जन सिंह बाद उससे पहले, शंकरी बाद भी उससे पहले, यानी उत्तर 1 2 3 और क्या होगा, बना लीजिए। आगे प्रश्न दिया है, संविधान में प्रत्येक राज्य हेतु भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी के पद का प्रावधान किया गया। बात अपने आप में सही है क्या, प्रत्येक राज्य हेतु
भाषाई अल्पसंख्यक के लिए एक विशेष अधिकारी के पद का प्रावधान किया गया। कथन अपने आप में सही है, लेकिन 9वां संशोधन से भूमि संबंधित जो भी मामले हैं वो न्यायिक समीक्षा के दायरे में होंगे और इसका उल्लेख करा गया आर्टिकल, ध्यान रखिएगा, 13 के किसमें, तो बी में, जबकि दिया है 350 के 1 सेकेंड 13 बोल रहे हैं, आर्टिकल 31 के किसमें, तो बी में, जबकि दिया है 350 का बी। स्टेटमेंट अपने आप में क्या है, गलत है, यानी पहला सही और दूसरा क्या हो जाएगा, गलत। 31 बी के लिए संशोधन करा गया था 9वां, न कि 350 के लिए। आगे प्रश्न दिया है, सूची 1 को 2 से मिलान करिए। टाइफाइड को फैलाने वाला कौन है, साल्मोनेला टाइफी, यानी ए का संबंध किससे है, यल से। ए का संबंध किससे है, यल से, यानी बी और डी क्या है, गलत है। आगे बढ़िएगा, निमोनिया दिया है सामान्य जुकाम, जुकाम फैलाने वाला वायरस कौन सा है, निमोनिया फैलाएगा निमोनिया, और जुकाम कौन फैलाता है, राइनो वायरस, यानी डी का अपने आप में क्या है, जे है, डी का संबंध है जे से। निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया क्या फैलाएगा, निमोनिया, यानी बी का संबंध किससे है, आई से। उत्तर कौन सा सही है, ए से। बाकी बना लीजिएगा, टाइफाइड होने वाला रोग किससे है, तो जीवाणु से, जीवाणु से। निमोनिया किससे होने वाला है, तो ये भी किससे होता है, जीवाणु से। और हाथी पांव किससे होता है, कवक से। सामान्य जुकाम का कारण क्या है, तो वायरस से, क्या है, वायरस। आगे दिया है कि दूसरी बार 6 नए बैंकों का राष्ट्रीयकरण ये करा गया था कब, 1980 में। 1980 का मतलब 15 अप्रैल 1980, और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा गया था कब, 1969 में। ये दोनों नेशनलाइजेशन कौन करा था, इंदिरा गांधी। और भारत में अभी हाल ही में, भारत में अभी ध्यान रखिएगा, कुल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी है, 12, और इसमें सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो स्टेट बैंक। आगे प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है, बॉक्साइट, हेमेटाइट, अभ्रक या मैग्नेटाइट। ये भी लोहा, लोहा, और बॉक्साइट किसका है, इसका एल्यूमिनियम, किसका है, एल्यूमिनियम, यानी कौन बचा, अभ्रक। अभ्रक का प्रोडक्शन भारत में सर्वाधिक कहां पर होता है, भारत में सर्वाधिक कहां पर, आंध्र प्रदेश के अंदर। और आगे प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किस बहुलक का उपयोग विद्युत स्विच को बनाने में किया जाता है, कौन सा, बैकेलाइट। किसका उपयोग करते हैं, बैकेलाइट का यूज करते हैं विद्युत के स्विच को बनाने में, ध्यान दीजिएगा। हाँ, आगे सवाल दिया है कि मानव के शरीर कोशिका में अधिकांश प्रोटीन का संश्लेषण कहां से, सूत्रकणिका, लवक या लाइसोसोम या राइबोसोम। ध्यान रखिएगा, राइबोसोम। राइबोसोम की खोज करने वाले कौन हो जाएंगे, क्या नाम है, यही है ना, देख लीजिएगा। बाकी अपना प्रोटीन की बात करता है, सीधे उत्तर क्या होगा, राइबोसोम। बाकी लवक पूछेगा तो फोटोसिंथेसिस वगैरह के काम में आता है। सूत्रकणिका पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये कोशिका का क्या है, पावर हाउस। लाइसोसोम पूछेगा कोशिका के क्या है, कब्रगाह है। आगे प्रश्न दिया है, भारत में बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स यानी बीईआई निम्नलिखित में से कौन सा संगठन प्रकाशित करेगा। जरा ध्यान दीजिएगा, भारत स्तर पे बात हो रही है, इसके प्रदर्शन को दिखाने में ध्यान दीजिए। देखिए, इसके बिजनेस परफेक्शन इंडेक्स जो है, ये पूरे अगर विश्व स्तर की हम बात करते हैं, विश्व स्तर पर बिजनेस के बारे में कौन बताता है, या तो आपको बताएगा वर्ल्ड बैंक, या फिर कौन बताएगा, तो डब्ल्यूटीओ यानी व्यापार संगठन बताता है। और अगर हम भारत स्तर की बात करते हैं, भारत, तो इन सभी चीजों को रेगुलेट करने का काम किसका हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा, आरबीआई का हो जाता है, न कि नीति आयोग, क्योंकि बिजनेस संबंधी प्लान कौन लाता है, आरबीआई। आयात निर्यात संबंधी आंकड़े कौन इकट्ठा करता है, नीति आयोग। उत्तर क्या है, बी है। आगे बढ़िएगा, किस कारण से हमें प्रतिध्वनि यानी ध्वनि जाके टकरा गई और यहां से क्या हो गई, वापस, और कितने मीटर के दायरे में, 17 मीटर। 17 मीटर से ध्वनि टकराएगी और वापस आएगी तो कैसी सुनाई देगी, प्रतिध्वनि जैसी सुनाई देगी। और इसका कारण क्या है, रिफ्लेक्शन, कहां है, प्रकाश का परावर्तन। आगे प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी में रैम आता है और क्या आता है, रोम। रैम और क्या आता है, रोम। ये दोनों एक प्रकार की प्राइमरी मेमोरी है, क्या है, प्राइमरी मेमोरी, एक प्रकार की प्राइमरी मेमोरी है, रैम और रोम। बाकी बाहर से आप कुछ भी लगाइए, यूएसबी लगाइए, चाहे डीवीडी लगाइए, चाहे हार्ड डिस्क लगाइए, सभी क्या हो जाती है, सेकेंडरी। कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट क्या होता है, रैम और रोम। इसमें अस्थाई बताए थे ना हम आपको, ए फॉर क्या है, अस्थाई, ए फॉर अस्थाई, ओ फॉर क्या है, ओनली यानी स्थाई है, क्या है, स्थाई। इसको ध्यान दीजिएगा, ए लगा है, अस्थाई लगा दीजिएगा। आगे वॉशिंग सोडा दिया है, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, जिप्सम, CaSO4.2H2O, ये हो जाएगा जिप्सम। और इसी से ध्यान रखिएगा, पीओपी में पानी मिलाने के बाद क्या बनता है, जिप्सम। पीओपी पूछेगा तो हमें क्या करना है, 1/2 बना देना है। आगे बढ़िएगा, ब्लीचिंग पाउडर दिया है, ब्लीचिंग पाउडर
CaOCl2। ध्यान रखिएगा इसका संबंध ए से। बाकी वॉशिंग सोडा पूछा है Na2CO3.10H2O, इसका संबंध हो जाएगा 3 से, और बाकी बेकिंग सोडा दे रखा है NaSCO3। उत्तर क्या होना चाहिए? 3 2 3 2 1 4, 3 2 1 और 4। आगे देखो प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व माना जाता है कि सबसे पहले खोजा गया था? ताम्र पाषाण सभ्यता। क्या सुना है ना? तांबा आया, तांबा सबसे पहले तो पत्थर आया, पत्थर के बाद क्या आया? तांबा, तांबा के बाद क्या आया? कांसा, कांसा के बाद क्या आया? धातु कौन सी आई? तो तांबा। आगे दिया है, क्या लिखे आप लोग? ऑक्सीजन। जब प्रकाश की किरण वायु से जल में सतह से शून्य कोण पर गमन करती है, ध्यान रखिएगा, जब प्रकाश की किरण हवा से कहां जाती है? जल में। वायु का माध्यम सघन है कि विरल है? और जल का माध्यम क्या है? सघन। जल का माध्यम क्या है? सघन। प्रकाश की किरण हवा से कहां जा रही है? जल में। हवा से कहां? जल में। यानी कि ध्यान दीजिएगा, यानी कि विरल माध्यम से कहां जा रही है? सघन। जब विरल माध्यम में होती है तो कहीं से भी चलती है, लेकिन जैसे ही सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब के पास से होकर गुजरती है। कहां है? अभिलंब की दिशा में मुड़ जाती है। और बाकी ठीक है, लगा लीजिए। आगे दिया, इसको माध्यम उल्टा करेंगे, उत्तर बदल जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे प्रश्न दिया है, मलेरिया परजीवी का वाहक कौन है? मादा एनाफिलीज। मादा एनाफिलीज है, मादा एनाफिलीज। क्यूलेक्स मच्छर क्या फैलाएगा? आगे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? मलेरिया माइकोबैक्टीरिया। ये तो गलत है यार, मलेरिया क्या है? प्लाज्मोडियम। बाकी टीबी को लगा सकते हैं माइकोबैक्टीरियम। और उत्तर दोनों क्या है? अपने आप में गलत है। क्या पूछा है? सही पूछा है, ना तो एक ना तो दो। आगे प्रश्न दिया है, प्रश्न दिया है कि बायोमास का गैसीकरण किस प्रकार की प्रक्रिया द्वारा होता है? अगर हम बायोमास की बात करते हैं, बायोमास, बायोमास, बायोमास की अगर बात करेंगे, बायोमास, बायोमास आधारित, बायोमास आधारित एक संयंत्र स्थापित करा गया। संयंत्र, बायोमास आधारित एक संयंत्र स्थापित करा गया, और भारत में सबसे पहला स्थापना इसका कहां पे होता है? सिक्किम के अंदर। और ये एक प्रकार का कैसा है? उष्मा रासायनिक प्रक्रिया है या विधि है, जैव रासायनिक नहीं। लगाइए उत्तर। आगे बढ़े यहां से आगे। हाँ, और क्या? अरे उष्मा रसायन होगा, लगाइए उत्तर। आगे प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग वक्ष गुहा में स्थित होता है? हृदय, फेफड़ा या अग्नाशय। उत्तर क्या होना चाहिए? वक्ष गुहा का मतलब क्या है? चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी में हृदय है, फेफड़ा है, अग्नाशय है, बाहर है। उत्तर क्या होगा? एक और दो होगा। आगे बढ़िएगा, सुनिए ना दरअसल, सुनिएगा, सुनिए। जैसे होता क्या है कि गैस के माध्यम से बायोडिग्रेडेबल हम करते हैं, तो गैस के माध्यम से एनर्जी निकलती है और ऊपर जाके क्या होती है? समाप्त हो जाती है, एक लेयर का रूप धारण कर लेती है। जैव निम्नीकरण हम उसी को कहते हैं कि जैसे मिट्टी से कुछ गैस निकली, ऑक्सीजन निकला, नाइट्रोजन निकला, सभी निकले और ऊपर की तरफ गए, और दोबारा से वही गैस नीचे की तरफ आके जीवन रक्षा में क्या कर रहे हैं? मदद कर रहे हैं। जैसे नाइट्रोजन रिलीज हुई, पौधों की जड़ों से नाइट्रोजन का फिक्सेशन हुआ, नाइट्रोजन कुछ इकट्ठा हुई, कुछ रिलीज हुई, वातावरण में गई, लेकिन वही वायुमंडल दोबारा से आती है, फिर क्या करने? वायुमंडल से नाइट्रोजन दोबारा से फिर आती है, क्या करने के लिए? फिक्सेशन करने के लिए। ऑक्सीजन जल से रिलीज हुई, फिर वही दोबारा ऑक्सीजन आती है, तो मनुष्य उससे क्या करता है? सांस लेता है। यानी ऐसी गैस वाली एनर्जी जो वापस गई, ऊपर गई, दोबारा से लौटकर फिर वापस आई, इस तरह की अवस्था में क्या होता है? तो जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है। ध्यान दीजिएगा, बायोमास से बनी एनर्जी ये सीधे ऊपर निकल जाती है और दोबारा से लौटने का इसमें कोई प्रोसेस नहीं होता। ये एक प्रकार की कैसी प्रक्रिया है? तो उष्मा रसायन की प्रक्रिया है। ध्यान दीजिएगा इसको। और यही जाकर किसी अन्य क्षेत्र पे इकट्ठा होंगे, तो आप लोग सुने होंगे खून की वर्षा, ऐसा सुना होगा आपने। आगे प्रश्न दिया है, आगे प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से नेत्रों का कौन सा भाग नेत्र के विशिष्ट रंग के लिए? रंग का निर्धारण कौन करता है? तो आइरिस। रंग का निर्धारण कौन करेगा? आइरिस करता है। रंग का निर्धारण आइरिस करेगा। आगे, चिकित्सक हृदय स्पंदन को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ध्यान रखिएगा, रक्त की अगर हम स्पंदन की बात करते हैं, स्पंदन, रक्त के स्पंदन, देखो भैया थोड़ा सा कंट्रोवर्सी इस सवाल पे है, ध्यान दीजिएगा। दो तरह के उत्तर आप लोग देते हैं, कभी कभी ईसीजी और कभी कभी स्टेथोस्कोप।
जरा ध्यान दीजिए, सुनिए। अगर प्रश्न करेगा हृदय, प्रश्न करेगा हृदय, हृदय पूछेगा हृदय, सुनिए, अरे मेरी बात सुनो यार, सुनिएगा। देखिए हृदय के लिए पूछेगा, हृदय की धड़कन को सुनने के लिए, क्या करने के लिए, सुनने के लिए। सुनने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, आला। आला का मतलब क्या है, स्टेथोस्कोप। और ध्यान दीजिएगा, अगर प्रश्न करेगा हृदय की धड़कन, हृदय के स्पंदन दर को क्या करने के लिए, जांचने के लिए। हृदय के स्पंदन दर को, स्पंदन दर को अब मुझे बता लेने दीजिएगा, उसके बाद कोई कंक्लूजन निकालिएगा। स्पंदन दर को जांचने, बोल चिल्ला देते हैं तो देखो मेरा माइंड एकदम डिस्टर्ब हो जाता है, सब गलत गलत हो जाता है। स्पंदन दर को जांचने के लिए कौन से, किसका प्रयोग करेंगे, तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यानी ईसीजी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्योंकि ईसीजी हमें प्रदर्शित करके दिखाता है और आला सुनने के काम में आता है। एनसीईआरटी का सवाल है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसका उत्तर ए दिया है। आप लोग क्या चाहते हो बताओ, ए चाहते हो कि सी चाहते हो, सी चाहते हो, हृदय स्पंदन दर को मापने के लिए सी चाहते हैं आप लोग। हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, बाकी अपना अपने से ढूंढ लीजिएगा। अब हम कुछ लिख देंगे तो फिर कहोगे गलत, बताइए। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसका उत्तर देखो ए दिया है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ए दिया है। लेकिन सामान्यतः, सामान्यतः सुनिएगा, सामान्यतः हृदय स्पंदन की जो दर होती है उसको सुनने का काम आला करेगा और उसको नापने का काम कौन करता है, ईसीजी। कौन करेगा, अरे ईसीजी नापता है तभी तो ऐसे देता है फिर ये वाला। ध्यान दीजिएगा, आला तो ये करेगा नहीं, ये सारा काम किसका है, ईसीजी का है। तो नापने का संबंध किससे होगा, ईसीजी। लेकिन एनसीईआरटी ने ए लगाया है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम जाना चाहेंगे, ठीक है। बाकी अपना आप लोग अपने से देख लीजिएगा, मुझे नहीं पता। हाँ, पेसमेकर की बात करते हैं, हृदय की धड़कन का नियंत्रण करता है। धड़कन पर नियंत्रण कौन करेगा, नियंत्रण ये कौन करेगा, पेसमेकर करेगा। हृदय की धड़कन पर नियंत्रण कौन करेगा, पेसमेकर। और इंसेफेलोग्राफ का संबंध किससे होता है, तो मस्तिष्क से है। बाकी अपना उत्तर देख लीजिएगा, इस पे कंट्रोवर्सी है, मतलब है जेन्युइन तौर पे है कंट्रोवर्सी, देख लीजिएगा एक बार। आगे दिया है, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में उच्च ऊर्जा घनत्व और दक्षता के कारण किस प्रकार की बैटरी का, लिथियम आयन बैटरी का यूज करते हैं। और आगे प्रश्न दिया है बायोमास, ओ ये तो क्वेश्चन अरे रिपीटेड अलग अलग एग्जाम का है, आ गया होगा संभवतः, क्योंकि हमने उत्तर कहां पे देखा था, सी पर देखा था, लेकिन अभी कहां पे है, बी पर है, यानी इसको 2 बार पूछ चुका है। आगे दिया है, सूखी बर्फ एक ठोस पदार्थ है, निम्नलिखित में से कौन सा सूखी बर्फ को दर्शाता है, ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या आगे है, कार्बन मोनोऑक्साइड को हम दम घोटू क्या बोलते हैं, या फिर साइलेंट किलर बोल ले, क्या बोलते हैं, साइलेंट किलर। दम घोटू या साइलेंट किलर, साइलेंट किलर। आंसर की में उत्तर उसका यही लगा है, ध्यान दीजिएगा, और यही होगा। आगे दिया है, लिपिडो स्पेक्टेरोलॉजी, जेंटेरोलॉजी दिया है, डर्मिटोलॉजी दिया है, अक्नोलॉजी दिया है। ध्यान रखिएगा, डर्मिटो का मतलब क्या है, त्वचा, कहीं दिया है क्या, ए होगा, यानी सी का क्या है, एक है, सी का क्या है, एक है, और उत्तर तो ज्यादा ढूंढना होगा। आगे दिया है, अक्नोलॉजी का संबंध किससे हो जाएगा, मकड़ी से हो, कहाँ है, मकड़ी से, यानी उत्तर क्या है, डी का क्या हो जाएगा, 3, डी का हो जाएगा आपका 3, डी का 3 आपका एक पर भी है और डी पर भी है। आगे बढ़ो, और जेंटेरोलॉजी यानी जरा का संबंध किससे है, वृद्धावस्था, यानी बी का क्या होगा, 4, बी का हो जाएगा 4, बी का होगा 4, यही उत्तर से, बाकी ये गलत हो जाएगा। आगे प्रश्न दिया है कि मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो तिल्ली। और प्रश्न करेगा हेपेटाइटिस में कौन सा, यकृत। और ध्यान रखिए, घेंगा रोग में कौन सा, थायराइड। और पेनक्रियाज, ठीक है, पेनक्रियाज नहीं प्रभावित होता। आगे, बिजली के सर्किट में फ्यूज तार किस अवस्था में जुड़े होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, फ्यूज तार को हम जोड़ते हैं, फ्यूज तार, फ्यूज तार को हम जोड़ते हैं श्रेणी में, किसमें जोड़ेंगे, श्रेणी में, श्रेणी में जोड़ेंगे, ना कि समांतर, समांतर जोड़ेंगे तो गलेगा नहीं, श्रेणी क्रम में उनको जोड़ते हैं फ्यूज तार को। और जरा ध्यान दीजिएगा, समांतर श्रेणी में अंतर पता है ना, देखिए समांतर क्रम जो होता है, समांतर क्रम, समांतर क्रम जो होता है, ये गया यहां से, फिर ये यहां से, इनको हम क्या बोलते हैं, समांतर। मान लो यहां से हमने नेगेटिव दिया और यहां से पॉजिटिव हर सिरे पर नया नया दे रहे हैं, ये क्रम कौन सा है, ये क्रम श्रेणी है कि समांतर,
समांतर। और ध्यान रखिएगा श्रेणी क्रम में क्या होता है कि प्लस माइनस, फिर क्या होता है प्लस और माइनस, फिर क्या होता है प्लस और माइनस, यानी अलग अलग पोल से, अलग अलग ध्रुव से यंत्रों को जोड़ने का काम करते हैं। तो हमारा फ्यूज तार जो जुड़ा है किससे जुड़ा है, तो श्रेणी क्रम से जुड़ा है। और हमारे घरों की जो सामान्यतः लाइटें होती हैं, लाइटें, और जो पंखा लगा होता है पंखा, ये सभी किस क्रम, क्या भैया फिर किस क्रम में है, समांतर क्रम। अरे फ्यूज तार खाली श्रेणी क्रम में है, बाकी सभी क्या है, समांतर में है। लिखिएगा उत्तर, आंसर क्या होना चाहिए इसका, बी हो जाएगा। आगे प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सा फिक्स्ड मियाज्म की श्रेणी में आता है, चेचक खसरा, ड्रग मियाज्म, जन्मजात समस्या, सर्जिकल, चेचक और खसरा, इसको हम फिक्स्ड मियाज्म कहते हैं। और आगे फैगोसाइटोसिस दिया है, पिनोसाइटोसिस दिया है और एक्सोसाइटोसिस दिया है, और इनका मिलान करने के लिए पूछ रखा है। इनका सही मिलान क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा जो फैगोसाइटोसिस होता है ये कोशिका के पदार्थ को बाहर करने से संबंधित होता है। और ध्यान रखिएगा जो फिनोसाइटोसिस होता है ये कोशिका के भोजन में क्या होता है, सहायक। और जो एक्सोसाइटोसिस होता है ये दरअसल कोशिका जो बाहर से वाष्प संबंधी पानी को ग्रहण करती है उससे रिलेटेड होता है, इसको ध्यान रखिएगा। उत्तर हो जाएगा ए का 2, बी का 1 और सी का 3, उत्तर हो जाएगा सी। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आ गया है, टफ आना नहीं चाहिए था। चिकित्सा विज्ञान का सवाल है, न कि बायोलॉजी का। आगे प्रश्न दिया है भारत सरकार ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब करा था, 16 अप्रैल 97, 16 अप्रैल 89 या 16 अप्रैल 76 में, 16 अप्रैल 1984। उत्तर क्या होगा, 1976 में जनसंख्या नीति आती है। आगे विटामिन डी किडनी हार्मोन किसको कहा गया, डी को कहा गया, सी को कहा गया, बी को कहा गया कि ए को कहा गया। किडनी हार्मोन के नाम से किसको जाना गया जी, किडनी हार्मोन के नाम से किसको जाना गया, एक ही बताना, डी को। किसको जाना गया। आगे प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक है, एजेटोबैक्टर दलहनी पौधों के साथ मिलकर नाइट्रोजन के सहजीवी रूप से, सहजीवी नहीं होगा बल्कि क्या होगा, असहजीवी, सहजीवी नहीं बल्कि असहजीवी, यानी स्टेटमेंट क्या है, गलत। राइजोबियम मृदा में नाइट्रोजन को असहजीवी, ये उल्टा कर दिया है। आप लोग इसको क्रॉस मैच करा लीजिएगा, सही हो जाएगा। अपने आप में दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। दिया है क्लोस्ट्रीडियम दलहनी पौधों के साथ मिलकर सहजीवी रूप से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, या फिर नीलहरी शैवाल में जलमग्न परिस्थिति में धान के खेतों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। उत्तर क्या होना चाहिए, डी या सी, सी होना चाहिए, सी होना चाहिए। बाकी एक सेकंड पढ़ ले रहे हैं। नीलहरी शैवाल जलमग्न परिस्थिति में धान के खेतों में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, तो गलत हो जाएगा यार, नीलहरी शैवाल सड़ जाएगा यार। उत्तर लगा लीजिएगा सी। आगे बाकी इसको ठीक कर लीजिएगा, इसका क्रॉस मैच करा लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सिल्वर कापर सल्फेट के घोल में कापर को विस्थापित करता है, नहीं। मैग्नीशियम कैल्शियम क्लोराइड के घोल में कैल्शियम को विस्थापित क्या करेगा, कर देगा। बाकी सब गलत है, यही अपने आप में क्या है, सही है। आगे देखिए प्रश्न दिया है कि सूची 1 को 2 से सुमेलित करिए। दिया है दही का संबंध किससे है, लैक्टिक से। चींटी के डंक का संबंध किससे है, मेथोनिक से लगा दें। टमाटर का संबंध किससे है, ऑक्जेलिक से है। और सेव का संबंध किससे है, मैलिक से है। चींटी और डंक मैथोनिक, और टमाटर का क्या होगा, एक सेकेंड, दही का लैक्टिक, टमाटर का क्या है, ऑक्जेलिक है। उत्तर क्या होना चाहिए, 2 3 1 4, 2 3 1 4 लगा लीजिएगा। आगे प्रश्न दिया है बीमा की मासिक आय, ये क्या होना चाहिए उत्तर, मैथ तो बताना ही होगा, सी होगा। सही बोल रहे हो ना। आगे अरे यार सी होगा, एक बार देखिए। मैथ का सवाल हम सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे, क्यों जबरदस्ती करें उसमें। दिया है बीमा की मासिक आय, ठीक है। आगे प्रश्न दिया है 220 मीटर 70 मीटर, ये भी मैथ का सवाल है। उत्तर क्या होना चाहिए, क्या होगा, डी, डी होगा, डी, यानी ये होगा 2384 मीटर स्क्वायर। आगे देखो प्रश्न दिया है आई एम गोइंग टू द स्टोर, डू यू वांट टू कम विथ मी। हाँ ठीक, बिल्कुल सही है। आगे प्रश्न दिया है पानी की सतह पर तेल की बूंद
डालने पर वह दिन के उजाले में रंगीन दिखाई पड़ती है, व्यतिकरण है। क्या है? प्रकाश का व्यतिकरण है। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का परावर्तन यानी किरण का लौट जाना, वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का ध्यान रखिएगा बिखरना 7 प्रकार से, और प्रकाश का ध्रुवण यानी केंद्रीकृत होना। आगे प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में कौन सा कौन से तत्व सभी प्रोटीन में मौजूद होते हैं? कार्बन होता है, कार्बन होता है ना, कार्बनिक अकार्बनिक पढ़े हैं ना, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सब होता है। आगे देखिए प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल सर्वाधिक कीटनाशी अवशोषक करती है? तो कौन करेगी? कपास। आगे प्रश्न दिया है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी, यही सही होगा ना, सन 2000 लिख लीजिएगा। 15 कितने प्रकार के लोन? 3 प्रकार के। वर्तनी शुद्धि के आधार पे आभ्यंतरिक क्या होगा? आभ्यंतरिक होगा, आभ्यंतरिक होगा। एक सेकेंड, आभ्यंतरिक क्या होगा? आभ्यंतरिक होगा, इसको बना लीजिएगा। आ पर आ की मात्रा रहेगी, यही गलत है। बाकी अनुसांगिक, पैतृक, आध्यात्मिक सही है। आगे, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम, हमें एक प्रकार का सर्वनाम है, तुम भी सर्वनाम, यह भी है, मेरे को सर्वनाम नहीं है, बल्कि सर्वनाम क्या है? मेरा है। ठीक है, बाकी आगे क्लास से होगा बैच क्या। ए सुनिए जी, ए लेकिन ये तो गड़बड़ बात है यार। ओ, ए अभी जाना नहीं है, रुकिए बैठिए, सरी बांटेंगे ना ना। ए बैठिए सभी लोग, इठो, थोड़ा कुछ सूचना है, सुन के जाइए भाई। अरे सर की तरफ से कुछ सूचना है, सुनेंगे? नहीं सुनेंगे ऑफिस में परेशान करेंगे फिर। सुनिएगा, सुनिए 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 सुनिए, देखिए व्यवस्था में सहयोग करेंगे तभी चीजें हो पाती हैं, ऐसा है ना। कितने लोग ऐसे हैं जो केवल टेस्ट में पार्टिसिपेट किए हैं, दरोगा बैच में नहीं? अरे कैसा दिख रहा है? बैठ के जाएंगे तो पता, और ईमानदारी से बताइए ना, कुछ सोचना होगा ना। कितने लोग ऐसे हैं जो केवल खाली टेस्ट में हैं, दरोगा बैच से उनका कोई संबंध नहीं है, दरोगा फर्स्ट सेकंड बैच से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, और